हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगर हम यूनी एक्सियल लोडिंग लगा रहे हैं तो उस केस में हमारे पास अगर इस तरह से लैंग्वेज लिखी हुई है जैसे हमने कल भी बात की थी, ठीक है, तो 30 डिग्री ये लॉन्गिट्यूडनल से 30 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एक्सियल लोडेड मेंबर, उससे हमारे पास ये 30 डिग्री था। हमारे जो हमने बेसिकली जो हमने सिग्मा एन निकाला था वो निकल के आया था सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, एंड जो टाउ एस निकाला था वो निकल के आया था सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना था नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। तो सिग्मा एन एंड टाउ एस निकालना। तो सिग्मा एन के लिए जो हम थीटा लिया था वो वर्टिकल से था, आपको याद होगा वो हमारा वर्टिकल से था। ठीक है, यहाँ पर थीटा में वर्टिकल से कह रहा हूँ, बट क्या मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिख सकता हूँ? बताइए जल्दी, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है या 90 माइनस 30 है? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? दैट इज 90 माइनस 30 है। बताइए जल्दी से, 30 है या 90 माइनस 30? 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज समझिएगा, हमें स्ट्रेस निकालनी है उस इंक्लाइंड या उस ऑब्लिक प्लेन पर जो कि है 30 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एक्सियल लोडेड मेंबर। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास ये प्लेन है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितना कितना टिल्ट हो रखा है। जो ये वाला प्लेन है, कौन सा वाला, जो ये मैंने इस पिंक कलर से दिखाया हुआ है, ये जो आपके पास प्लेन है, ये 1 1 मान लीजिए, ये 1 1 प्लेन इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितना टिल्टेड है? वो है 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना टिल्टेड है? वो है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30। क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में समझा भी था कि ये 90 माइनस ये वाली चीज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास समझा था। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आंसर बताइए क्या क्या आ रहे हैं? कैलकुलेशन है, बस सीधी कैलकुलेशन है। आंसर बताइए जल्दी से क्या क्या आ रहे हैं, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। आंसर बताइए जल्दी से क्या क्या आ रहे हैं। वेरी गुड, 125 एंड 216.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भरत ठाकुर, बहुत बढ़िया मनीषा रावत। 125 मेगा पास्कल। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें टोटल, इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस बताइएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्बिट्रेरी स्ट्रेस है, ये हमारी आर्बिट्रेरी स्ट्रेस है जो हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द रियल स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगी? दोनों ही परपेंडिकुलर है, सिग्मा एन एंड टाउ एस दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगी? अगर आपसे पूछ लिया रिजल्टेंट स्ट्रेस बताइए मैग्नीट्यूड में, तो वो क्या हो जाएगी? ये सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एस स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ एस स्क्वायर, एंड इसकी वैल्यू निकल के आएगी 250 मेगा पास्कल। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 250 मेगा पास्कल। ठीक है, हाँ 249.99, ठीक, 250 मेगा पास्कल। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से ये आंसर समझ में आ गया आपको। आंसर है इनके 125 मेगा पास्कल एंड 216.5 मेगा पास्कल। ठीक है, 216.5 मेगा पास्कल। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जल्दी से बताइए, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे? कोई डाउट ऐसे क्वेश्चंस में? ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस समझ लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं शियर स्ट्रेस की। ठीक, तो शियर स्ट्रेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, शियर स्ट्रेस क्या होता है? देखो, नॉर्मल स्ट्रेस क्या था? बेसिकली स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस था हमारे पास सिग्मा, या स्ट्रेस, इसी को हमने फिर नॉर्मल बोल दिया था, स्ट्रेस इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 डी एफ अपॉन डी ए। ये हमारे पास था स्ट्रेस। ये मेरा यूनिवर्सल डेफिनेशन था स्ट्रेस का। उसी को मैंने सिग्मा एन कब बोला? सिग्मा एन कब बोला? जब मैंने कहा कि जो मेरे एटम्स हैं, ध्यान से समझो, जो मैंने उस दिन बताया था आपको, इसलिए वहां पर एम्फेसिस भी बहुत ज्यादा किया था, जो मेरे नंबर ऑफ एटम्स है, मतलब जो मैं होल एरिया लेके चल रहा हूं, जो मैं टोटल एरिया लेके चल रहा हूं, उसमें मैं नंबर ऑफ एटम्स को ऐड कर रहा था इस तरह से। और जबकि फोर्स कैसा लगा हुआ था उस पर? फोर्स लगा हुआ था उनसे परपेंडिकुलर, जो डीएफ था वो उसके परपेंडिकुलर लगा हुआ था। तो जब आपने एटम्स को जोड़ा तो उन एटम्स को जोड़ने से आपके पास एक क्रॉस सेक्शन मिला, और उस क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ था। इसका मतलब यहां पर इस स्ट्रेस को हमने क्या बोला था? सिग्मा एन, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। किसके नॉर्मल भाई? किसके नॉर्मल? ये नॉर्मल स्ट्रेस थी रेस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शन, रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस। ठीक है, जो भी आप लेना चाह रहे हैं,
ठीक है, तो ये हमने बात की हुई है और ये एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी, जिसकी एवरेज वैल्यू आई थी एफ टोटल अपॉन में एरिया टोटल, जो कि उस क्रॉस सेक्शन का था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले कर ली थी। अब शियर स्ट्रेस समझिएगा। शियर स्ट्रेस में मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास मैंने एक ये वाली सरफेस यहां पर फिक्स कर दी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, शियर स्ट्रेस बेसिकली किसकी वजह से आएगा, यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि सिग्मा एन किसकी वजह से आया था, जब मैंने पी क्या माना था, रेफरेंस के परपेंडिकुलर, मतलब ये नॉर्मल लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस आया था। याद करो, नॉर्मल लोड हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। नॉर्मल लोड की वजह से अगर हमारी स्ट्रेस आ रही है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और अगर ट्रांसवर्स लोड की वजह से, अगर ट्रांसवर्स या फिर इसका दूसरा नाम हुआ करता था शियर, अगर ट्रांसवर्स या शियर लोड की वजह से स्ट्रेस आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब इस चीज को जरा थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वे में समझ लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वे में समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर वे में कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज द अजम्पशन ओनली, दिस इज द अजम्पशन ओनली, जो मैं समझा रहा हूं, यहां जो समझा रहा हूं उसमें सबसे पहले एक चीज समझिएगा आप। ठीक है, ये जब हम आपके 4th चैप्टर के लास्ट में होंगे तब ये चीजें और अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको कि हमारी जो स्ट्रेसेस होती हैं वो किस तरह से इस वाले सेंस में और एक्चुअल बेंडिंग में कैसे डिफर करती हैं। ठीक है, अभी क्या है, हमारी सोम हमेशा किसके ऊपर डिफाइन होती है, सोम हमेशा होती है पॉइंट एनालिसिस, है ना, पॉइंट एनालिसिस। तो आप एक बात बताइएगा मुझे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर एक आपके पास ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, तो क्या इस पर अगर एक ट्रांसवर्स फोर्स लगाओगे, आप कहीं पर भी लगा दो, क्या इस पर एक ट्रांसवर्स फोर्स लगाओगे तो इसमें क्या मोमेंट आएगा या नहीं, ये बताइए मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन बताइएगा, क्या इसमें मोमेंट आएगा या नहीं, क्या इसमें मोमेंट आएगा या नहीं, बताइए। आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेरी गुड, क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर एक फोर्स आएगी ऐसे आर वाई। भाई ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अगर ये एफ फोर्स लग रहा है, ये चैप्टर 1 इसीलिए भाई इतना टाइम लगता है उसको लेके चलने में, क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाए। तो अगर एक एफ फोर्स ऐसे आएगा तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, मैंने सब बता रखा है। अगर एक एफ फोर्स आएगा तो आर वाई कहीं नहीं जाने वाला, ये 101% आने वाला है आर वाई। तो आर वाई इक्वल टू एफ प्रोड्यूस होगा। जैसे ये दोनों चीजें प्रोड्यूस होंगी, साथ ही क्या होगा, मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी था थोड़ा कि जो फिक्स सपोर्ट होता है उसमें एक रिएक्शन और आती है। कौन सी रिएक्शन आती है बताएंगे, जब मैंने बताया था यहाँ पर कि फिक्स सपोर्ट पर कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं, तो बताइए। एक रिएक्शन और थी यहाँ पर, कौन सी थी वो, एक रिएक्शन और थी यहाँ पर, कौन सी थी, जब मैंने रिएक्शन समझाया था तो एक रिएक्शन और थी, कौन सी थी, मोमेंट। वेरी गुड, पॉइंट मोमेंट बेसिकली से हमने बोला था। तो जो ये एफ फोर्स आया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास मान लीजिए एल लेंथ है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन और थी जिसे हमने एम आर यानी कि मोमेंट, पॉइंट मोमेंट बोला था, इस फिक्स सपोर्ट की वजह से आई थी। ठीक है, इसके बारे में कि कैसे आती है, क्या होता है, फिक्स सपोर्ट किस तरह से दिखता है, ये मैं एसएफडी बीएमडी में समझाऊंगा आपको, ये मैं एसएफडी बीएमडी में समझाऊंगा। बट मैंने वहां पर आपको ये जरूर बोला था कि इस पर 2 रिएक्शंस होती है। ठीक है, जब मोमेंट समझा रहा था। ठीक है, तो एम आर ये हो गया, आर वाई ये हो गया, फोर्स ये लग रही है। तो अगर ये चीज हम देखेंगे तो एफ इंटू एल का कुछ ना कुछ मोमेंट आएगा इस वाले पॉइंट पर, जो कि हमेशा, मैंने आपसे क्या बोला था कि आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, ये दोनों मोमेंट हमारे सेम होते हैं, तभी तो ये हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, जो मोमेंट समझाया था। ठीक है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये रोटेट नहीं कर रही है, क्या ये बीम रोटेट करेगी, पहले ये आंसर दो, क्या ये बीम रोटेट करेगी, यस और नो, क्या ये बीम रोटेट कर जाएगी, रोटेट की बात कर रहा हूं, क्या ये बीम रोटेट कर जाएगी, नो। जिन्होंने सेकंड लेक्चर, आई थिंक मैंने सेकंड लेक्चर में मोमेंट को समझाया था, जिन्होंने सेकंड लेक्चर नहीं किया था उन्हें ये वाली चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी मे बी। ठीक है, यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये रोटेट करेगी, तो नहीं करेगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डिफॉर्म होगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डिफॉर्म होगी, ये कोई रोटेशन नहीं कर रही है, ये सिर्फ डिफॉर्म हो रही है। और अगर ये डिफॉर्म होगी तो ये बताइए अब एक नॉर्मल सेंस से कि यहाँ पर क्योंकि एफ की वजह से मोमेंट आएगा, किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, एफ इंटू एक्स का मोमेंट होगा, एफ इंटू एक्स का मोमेंट होगा। अगर एक्स डिस्टेंस ये ले लूं मैं किसी भी पॉइंट के हिसाब से, एक्स आर्बिट्ररी है, एक्स वेरी कर रहा है, तो अगर मोमेंट आ रहा है तो आप एक बात और बताइए, अब अगर मोमेंट आ रहा है तो क्या यहाँ पर बेंडिंग का सेंस आएगा या ट्विस्टिंग का सेंस आएगा, बताइए। मोमेंट जो होगा वो किस तरह का सेंस देके चल रहा होगा इस बीम को, बेंडिंग का या ट्विस्टिंग का, बेंडिंग का। वेरी गुड, अगर ये बेंडिंग है तो अब मुझे एक रियल केस बताओ, कोई भी बीम आप ऐसे ले सकते हो जिस पर ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है, मैं वर्डिंग बोल रहा हूं ध्यान से समझना, कोई भी बीम आप ऐसी रियल में ले सकते हो क्या जिस पर अगर ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है और ये मान लीजिए यहां से फिक्स है, तो इस बीम पर बेंडिंग ना आए,
ऐसा कभी हो सकता है क्या? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा आपने? एक पॉइंट फोर्स लग रहा है और हमारे पास एक बीम है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, यहां फिक्स है। क्या कोई ऐसी बीम आप बना सकते हो जिस पर ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा हो और उसमें बेंडिंग ना आए? उसमें बेंडिंग ना आए, क्या आप कोई भी ऐसी बीम बना सकते हो? मुझे आंसर दीजिए। क्या आप ऐसी कोई भी बीम बना सकते हो जिस पर बेंडिंग ना आए और एक ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा हो और फिक्स हो वो एक साइड से? ऐसी कोई सी भी बीम बना सकते हो जिसमें बेंडिंग ना आए? आंसर दो यार, सोचो जल्दी से। नो। वेरी गुड ऋषभ शनी, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया ऋतिक। ये जो हमारा आंसर है इसको जरा विजुलाइज करो। क्यों? क्योंकि आप अगर एक फोर्स लगाओगे और अगर उस पर ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है ये और इधर फिक्स है, तो ऑब्वियस है उन दोनों के बीच में, जब आप ये बीम बना रहे हो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो होना लाजमी है। ये जो डिस्टेंस है वो तो है ही। अगर आप फोर्स ही इस फिक्स एंड पर लगा रहे थे तो ठीक है, यहाँ रिएक्शन आ गई थी। तो ये मेरा क्या है, ट्रांसवर्स फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है? फिर जब एक दूसरे के ही डायरेक्शन में ये फोर्सेस आ रहे हैं, सोचो। अभी इस सेंस को भी समझाऊंगा मैं। इस बॉडी में शियर होगा या कंप्रेशन होगा? इस बॉडी में जब लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इस बॉडी में शियर होगा या कंप्रेशन होगा? यहां से आपको समझ में आ जाएगा, जो भी अपना खुरापात लगा रहे थे अपने माइंड में। कंप्रेशन ना, कंप्रेशन ना, क्योंकि सीधा हमारे एटम्स क्या है, रेफरेंस अब ये ले लेंगे। भले से इसे हमने यहां से फिक्स कर रखा है, जरा सोचो अगर हमने इसे यहां से भी फिक्स कर रखा है तब भी इसका क्या होगा? कंप्रेशन सर, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मोमेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे। ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मोमेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। गलती मत करना, मोमेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। मोमेंट कब होता है? जब इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस। क्या यहाँ रिएक्शन होगी? आंसर दो मुझे। क्या यहाँ आर वाई होगा या नहीं होगा? आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। क्या यहाँ आर वाई होगा? क्योंकि हम सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट मानते हैं। दिस इज द सोम, दिस इज द सोम के सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट मानते हैं। जो भी अपने माइंड में खुरापात लेके चल रहा है ये कि सर यहाँ पर तो आर वाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, अरे भाई सेल्फ वेट नहीं माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आर वाई क्या है? 0। और आर वाई 0 है तो ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी कैसी हो गई? कंप्रेशन टाइप की। ठीक है, यहां अगर बीम हम ऐसे लेके चल रहे हैं जिसमें हम कंप्रेशन का सेंस ना दिखा के एक ट्रांसवर्स लोड दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस रिएक्शन कहां जाएगी? उसके अपोजिट। तो रिएक्शन और उसके बीच में हमेशा एक लेंथ होगी, और हमेशा एक लेंथ होगी तो बीएम मतलब बेंडिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी। बेंडिंग हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब समझे आप? ये जो मैंने कहानी समझाई है ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलती है। आपको सीधा शियर स्ट्रेस ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, सीधा शियर स्ट्रेस ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, जबकि रियल में शियर स्ट्रेस की जो अजम्पशन होते हैं वो ये होते हैं। आप क्या मान के चलते हो? क्योंकि रियल में हमेशा बेंडिंग होगी, हम इस फिगर में क्या मान के चल रहे हैं? देयर इज, ये मेरा अजम्पशन है, याद रखना। अजम्पशन क्या है शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन देते हुए? देयर इज नो बेंडिंग। ये सिर्फ और सिर्फ कब के लिए है? चैप्टर 2 के लिए। देयर इज नो बेंडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 2 के लिए एक अजम्पशन है शियर स्ट्रेस को समझाने के लिए। मैं यहां पर इस बॉडी के हिसाब से समझाऊंगा, फिर आप उस पॉइंट पर सोच सकते हो, फिर आप इस चीज को किसी भी पॉइंट पर सोच सकते हो। मैं एक बॉडी के हिसाब से समझा रहा हूँ शियर स्ट्रेस। समझ रहे हो ना? उम्मीद है थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो एक साथ में एक चीज और ले लेते हैं। साथ में हम यहाँ पर 2D फिगर और ले लेते हैं, है ना? साथ में 2D और ले लेते हैं। ठीक, चलो फिर। तो ये जो हमारे पास एक बीम है, अब अगर मैं एक फोर्स एफ ऐसे लगाता हूं, ध्यान से समझना, एक फोर्स मैंने एफ ऐसे लगाया, ये क्या कहलाएगा? अगर ये फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? दिस इज नॉर्मल फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक है, दिस इज नॉर्मल फोर्स और ट्रांसवर्स फोर्स। दिस इज नॉर्मल और ट्रांसवर्स। बहुत बढ़िया, एकदम आंसर दिया करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दिस इज द ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक है, क्यों ट्रांसवर्स है? आप कहोगे सर नॉर्मली तो होता था लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। अरे भाई इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सी है? इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये वाली है। लेंथ क्यों समझाई थी? लेंथ वाइज। फिक्स सपोर्ट किधर है? इधर। तो रेफरेंस कौन सी हो गई? ये। तो लॉन्गिट्यूडनल हो गई ये, ट्रांसवर्स हो गया ये, तो एफ इज द ट्रांसवर्स फोर्स। अगर एफ इज द ट्रांसवर्स फोर्स है यहाँ पर, तो जरा सोचिएगा, जरा सोचिएगा कि जो हमारे पास इस एफ फोर्स, इस एफ बॉडी पर, यहाँ पर ये 2D में और देख लेते हैं, ये एफ ऐसे लग रहा है, तो यहाँ जो हमारे पास ये एटम्स है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये एटम्स है, और इसके नीचे मैं दूसरी लेयर और बना देता हूँ, ये हो गई। इसके नीचे मैं तीसरी लेयर और बना देता हूँ, ये हो गई। ठीक है, अब इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग और दिखा देते हैं ऐसे। दीज आर दी, ये बॉन्डिंग, और एक मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐसे वाली बॉन्डिंग, ऐसे। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। जूम इन अगर हो सकता है तो जूम इन कर लो, नहीं तो मैं कर देता हूँ जूम इन। ठीक है,
दिख रहा है? ये बॉन्डिंग हो गई, क्लियर है? ये बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पर समझ में आ गई? ठीक है, इसे मैं फिर से छोटा कर देता हूँ। चलो अब जो बात चल रही थी हमारी उसको ध्यान दो। बात क्या थी कि अगर मैं एफ यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूं एक, तो इस एफ की वजह से ये बॉडी किस तरह से जा रही होगी, ये बॉडी किस तरह से जा रही होगी। मैं इसे यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता, चलो इसी में दिखा देते हैं। ये बॉडी किस तरह से जा रही होगी। अगर मैं 3D की बात करूं तो एक अलग कलर से लेके चल रहा हूं, इस एफ की वजह से ये चीज तो फिक्स है तो कहीं भी अपने आप से इधर उधर नहीं जाएगी। इस एफ की वजह से ये बॉडी कुछ ऐसी जा रही होगी, ध्यान से समझना, ये बॉडी कुछ ऐसी जा रही होगी। Oh, shit. एक सेकंड, ठीक है। ठीक, ये बॉडी कैसे जा रही होगी, ऐसे, क्योंकि इसमें बेंडिंग नहीं है। हमने क्या माना हुआ है, बेंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये चीज ऐसे ऐसे बेंड नहीं होगी। 2D में देखो, ये चीज ऐसे बेंड नहीं होगी यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर हम ऐसे बेंड नहीं करवाएंगे। या फिर अगर इसे और रियल में बनाना चाहूं तो और रियल है इसका ये, ठीक है। यहाँ पर ये हम ऐसे बेंड नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जब मैंने आपको फटीग लोडिंग समझाया था और मैंने आपसे न्यूट्रल एक्सेस पूछा था तो आपने आंसर भी दिया था, फिर कंप्रेशन एंड टेंशन भी दिया था। एक सेंस मुझे बताइएगा, एक सेंस मुझे बताइएगा, जब आपने ये चीज पढ़ी थी, बस एक क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, जब आपने ये चीज पढ़ी थी ड्यू टू एफ यहाँ पर न्यूट्रल एक्सेस क्रिएट हो रही है और ये बैंड कर रहा है, तब आपने इसे टेंशन और कंप्रेशन बोला था, है ना, इस साइड कंप्रेशन। अब अगर मैंने फिगर ऐसा बनाया, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, अगर मैंने फिगर ऐसा बनाया, कैसा, कि ये चीज हमारी बिल्कुल ऐसे जा रही है, ये चीज हमारी ऐसे जा रही है विदाउट बेंडिंग। अब बताइए इसमें कंप्रेशन एंड टेंशन होगा, इसमें कंप्रेशन एंड टेंशन होगा या नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं ये, छोटी छोटी चीजें आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, आपकी थिंकिंग में ऐड करना चाह रहा हूं चीजों को, ठीक है। नहीं तो शेयर को मैं सीधा ऐसे ही बता सकता था कि ये ऐसे गया और रट लो, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा है। हमारी जो अजम्पशन होते हैं, हमारा जो शेयर स्ट्रेस होता है वो हमेशा एक किसी पॉइंट पर होता है। तो पहले मैं बॉडी के बेसिस पर समझाना चाह रहा हूं कि पॉइंट कैसे डिफॉर्म होता है, पॉइंट कैसे डिफॉर्म होता है इन दी शेयर, इन दी प्योर शेयर, इन दी प्योर शेयर पॉइंट कैसे डिफॉर्म होता है। तो पॉइंट इस सेंस में डिफॉर्म होता है, ना कि इस सेंस में, क्योंकि ये जो चीज है ये आती है डिस्टेंस के बेसिस पर, और पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, 0। पॉइंट की तो हम डिस्टेंस मानते ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें डिस्टेंस नहीं होती है जब भी पॉइंट एनालिसिस होती है, ठीक है। समझ रहे हो इन चीजों को, अभी और हम 4th चैप्टर के लास्ट में समझेंगे, ठीक है, और डिटेल में जब बेंडिंग भी समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो अजम्पशन था वो समझ में आ गया, देयर इज नो बेंडिंग। तो देयर इज नो बेंडिंग का फिगर कैसे जाने वाला है, इसका इस 2D का फिगर जाने वाला है ऐसा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, ये चलो अभी रहने दो इसे, ठीक है, जिससे कि आपको ये पता लगा रहे कि ये चीज ऐसे जाती रियल में, बट हमारे हिसाब से कैसे जाएगी ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस फिगर ऐसा बना दिया हमने, ये मेरा प्रीवियस फिगर है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस फिगर। तो प्रीवियस फिगर ब्लू कलर में है, ग्रीन कलर में हमारा फाइनल फिगर हो गया। तो अब जरा एक चीज और देखिएगा कि ये जो यहां से आपने एफ फोर्स लगाया तो ये कितना एंगल टिल्ट हुआ, मान लीजिए फाई एंगल टिल्ट हो रहा है, ये मान लीजिए फाई एंगल टिल्ट हो रहा है। तो इस फाई की जो फाई एंगल टिल्ट हुआ और ये फाइनली अपनी इस शेप में गया, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रही है, यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है या फिर यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है या फिर शेप चेंज हो रही है, आंसर दो। यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है या शेप चेंज हो रही है, यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है या शेप चेंज हो रही है, ठीक है। एक चीज बताइए कि यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है। अभी की जो फिगर से आपको दिख रहा होगा और बुक्स में जो आपको फिगर मिलता है वो आपके सीधे ये वाली चीजें मिलती हैं, इन दोनों से कनेक्टेड होता है ये ऐसे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर ये मान लीजिए 5 मीटर है ना, तो ऑब्वियस है कि ये 5 से ऊपर होगा, 5 से बड़ा होगा, ये इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर अगर बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। बस यही हमारा एक और अजम्पशन होता है। तो एक अजम्पशन तो हमने समझा क्या, एक अजम्पशन समझा है हमने, एक अजम्पशन समझा है हमने
ये हाँ थोड़ा सा मैंने व्हाइट कलर यूज किया है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि आपको व्हाइट कलर में सही दिख रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर ब्लैक ही रखना है तो हम ब्लैक ही रखेंगे, व्हाइट रखना है तो व्हाइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर बैकग्राउंड में आपको जो शो होती है ना पीडीएफ, जो मैंने कल भी आपको सेंड की थी, ठीक है, ग्रुप में, तो वो आपको व्हाइट कलर में ज्यादा विजिबल रहेगी। ब्लैक में मुझे लग रहा है कि वो पीडीएफ पढ़ने में थोड़ी आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्या बात कर रहे हो, मैंने 4 ग्रुप में भेजा है वो। ठीक है, हाँ बताइए, ब्लैक सही है व्हाइट सही है? अच्छा ब्लैक ही ठीक है। और जो पीडीएफ होती है वो, जो पीडीएफ होती है वो किसके लिए, किस में बेटर रहेगी, व्हाइट में या फिर ब्लैक में? ओके, ब्लैक ही फिर फाइनली सही है। ठीक है, ब्लैक ही कर लिया जाए, बहुत बढ़िया। चलो फिर इसे ब्लैक ही कर लेते हैं। ये तो फिलहाल ये हो गया। ठीक, एक सेकंड और रुकिएगा। हाँ हम यहाँ पर थे। ठीक, तो एक अब ये वाला सेंस देखिएगा थोड़ा, और इस पर थोड़ा फोकस और करना है मुझे, है ना। बस ज्यादा डेप्थ में नहीं, बस इतना ही डेप्थ काफी है जितना मैं बता रहा हूँ अभी। ये था हमारे पास इनिशियल बॉडी, इस पर लगा दिया मैंने एफ फोर्स। ये कैसे जाना चाहिए था? देखिए मैंने क्या कहा, जब हम ट्रांसवर्स फोर्स लगाते हैं तो हमारी लेंथ, सॉरी, हमारी लेंथ चेंज बिल्कुल नहीं होती है। लेंथ चेंज बिल्कुल नहीं होती है, मतलब हमारी डायमेंशन सेम रहती है। जब हम प्योर शेयर की बात करते हैं, डायमेंशन हमारी सेम रहती है। तो अगर डायमेंशन सेम है तो ये बॉडी कैसे जाएगी? अपने माइंड में क्या करो, अपने माइंड में आप लेके चलो ये चीजें। अगर ये एल लेंथ की है तो ये एल लेंथ की किस तरह से चेंज होगी? ऐसे। ये एल लेंथ होगा ना मेरा, ये जो पार्ट है ये एल लेंथ में ऐसे होगा ना, फाई हमारे पास एंगल है, ये एल लेंथ ये गया। अगर इसकी बात करूं तो ये एल लेंथ कैसे जा रहा होगा? ये इतना जा रहा होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है तो अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया, अपनी जगह रहा। ठीक है, ये फिक्स हो गया तो ये अपनी जगह रहा। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो ये है, जो ऊपर वाली सरफेस है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बेंडिंग का सेंस और प्योर शेयर का सेंस में समझाना चाह रहा हूं। ये जो आपके पास ऊपर वाली सरफेस है, वो ऊपर वाली सरफेस हमारी कैसे जा रही होगी? ये सारी की सारी चीजें क्या सोच के चलो, ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से ऐसे, ये इस तरह से लिंक है एक दूसरे से ऐसे करके, है ना। तो अब सोचो जरा, ये तो इधर से फिक्स मान लो, अब सोचो लेंथ दोनों की सेम रहनी है, तो ये जो पॉइंट है जिसे हम पिन कनेक्शन बोल देते हैं, ये चीज ऐसे जा रही है, तो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट होगा, ये रोटेट करके शिफ्ट करेगा? आंसर दो मुझे, ये पैरेलल शिफ्ट होगा या रोटेट करके शिफ्ट करेगा? रोटेट करके शिफ्ट करने का सेंस था इसमें, रोटेट करके शिफ्ट करने का सेंस था इसमें। देख रहे हो, ये वाला जो सरफेस था ये ऐसे हो गया था। ठीक है, तो अभी भी ये ऐसे होगा या फिर ये पैरेलल शिफ्ट करेगा? आंसर दो। या फिर ये पैरेलल शिफ्ट करेगा? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर इस फिगर में मैं ये चीज ऐसे दिखा सकता हूं, ये चीज मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये बिल्कुल पैरेलल है किसकी? जो ऊपर वाली ब्लू सरफेस थी। तो रियल में ये फिगर होता है, रियल में ये फिगर होता है। ठीक है, रियल में डायमेंशन चेंज नहीं होती। हम क्या मान के चलते हैं, क्योंकि क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है तो ये डिफॉर्मेशन बहुत कम देती है। मैंने आपसे बोला ना, हमारी स्टडी हमेशा किस में होती है? इलास्टिक रेंज में। और इलास्टिक रेंज में मैंने आपको प्रूफ भी कराया था माइल्ड स्टील वाले चैप्टर उसमें केस में, कि जो डेल्टा होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब जो एप्सिलॉन होती है वो कितनी होती है? 0.12%, 0.12% इन दी इलास्टिक रेंज। सो ये फाई भी तो बहुत कम होगा ना, कि जब फोर्स लगे और फाई इलास्टिक रेंज में है, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स हटेगी तो वापस आएगा। तो ये फाई क्या है? ये वेरी स्मॉल होता है। और अगर ये वेरी स्मॉल है तो हम क्या एजम्पशन ले लेते हैं? हम एजम्पशन ये ले लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, उसको भी हम ऐसे मिला देते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा आगे मिला दो, तो ये चीज हम यहां तक मान सकते हैं ऐसे, ये चीज हो गई यहां से ऐसे। तो ये हमारा एजम्पशन होता है बस। इसका मतलब लेंथ चेंज नहीं हुई, हमने सिर्फ एज्यूम की कैलकुलेशन के लिए। कौन सी कैलकुलेशन के लिए? इस फाई की कैलकुलेशन के लिए। क्यों? ऐसा करने से मुझे क्या मिला? ऐसा करने से मुझे ये मिला, ए बी सी एंड डी ए इनिशियल था, अब फाइनली हमारा हो गया ए, तो ए रहेगा, बी रहेगा, सी हो गया सी डैश, एंड डी हो गया डी डैश। तो अब फ्रॉम ट्राइंगल, अब फ्रॉम ट्राइंगल ए सी सी डैश हमें क्या मिलने वाला है? ए सी सी डैश से हमें क्या मिलने वाला है? tan phi इक्वल टू शिफ्टिंग,
tan phi इक्वल टू शिफ्टिंग, ये क्या है, ये मेरी डेल्टा है जिसे मैं बोल रहा हूँ शिफ्टिंग। दिस इज द डिफॉर्मेशन और शिफ्टिंग, आंसर दो मुझे। मैंने लिख दिया है बट आप सेंस समझ के बताओ मुझे, सी से सी डैश जाना इसका डिफॉर्मेशन है या सिर्फ शिफ्टिंग है? सी से सी डैश जाना डिफॉर्मेशन है बॉडी का या सिर्फ शिफ्टिंग है? या फिर डी से डी डैश जाना ओनली शिफ्टिंग है, डिफॉर्मेशन का सेंस बिल्कुल नहीं आया ना? तो अगर जो डिफॉर्मेशन का सेंस नहीं आ रहा तो ये डेल्टा यहां पर डिफॉर्मेशन नहीं है, ये चेंज इन डायमेंशन है क्या? आंसर दो, ये चेंज इन डायमेंशन है क्या? ये चेंज इन डायमेंशन में लिख सकता हूं इस डेल्टा को, यस और नो? ठीक है, ये चेंज इन डायमेंशन मैं लिख सकता हूं डेल्टा को, यस और नो? नो, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग है, ये डिफॉर्मेशन नहीं है। चेंज इन डायमेंशन तभी तो होता है जब बॉडी में डिफॉर्मेशन हो, यहाँ पर डिफॉर्मेशन नहीं है। ये क्या है, ये हमारा tan phi का जो फॉर्मूला होता है, tan phi का फॉर्मूला क्या हो गया, जो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक है, ये वो फॉर्मूले से लिया गया है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, डेल्टा डिवाइडेड बाई बेस क्या है यहाँ पर, ओरिजिनल लेंथ जो इसकी डायमेंशन थी। ठीक है, मतलब L, ये डायमेंशन है, ओरिजिनल तो मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसकी डायमेंशन ही L थी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब क्योंकि मेरा फाई वेरी लेस है, इस वजह से हम tan फाई को क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट फाई। ठीक है, ये अब आपको यार मैथ्स याद होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो अभी गेट में पढ़ेंगे ही आप उस चीज में जो आपके सिलेबस सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan फाई का जो फिगर बन के आता है वो ये बन के आता है। ठीक है, आपको याद होगा। तो अगर tan फाई का फिगर ये बन के आ रहा है तो ये हमारे पास फाई होता है। ठीक है, तो फाई 90 डिग्री पर इन्फिनिटी हो जाता है जबकि 0 पर 0 होता है। इसका मतलब हम क्या मान के चलते हैं, फाई अगर 0 के आसपास है तो यहाँ पर वैल्यू भी क्या होगी, उस फाई के हिसाब से ही। ठीक है, तो tan फाई अगर फाई बहुत कम है तो फाई की वैल्यू के बराबर ही हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे साइन थीटा को हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, जबकि कोस थीटा को अगर थीटा स्मॉल है तो जरा ये बताइए, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स याद भी है या नहीं। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं या कुछ और? कोस थीटा को अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो क्या लिख सकते हैं, थीटा या कुछ और? देखते हैं मैथ्स याद आ भी रहा है या नहीं। ये सारी चीजें हमने स्कूल लेवल में पढ़ी थी। अगर थीटा कम है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, बट कोस थीटा को अगर थीटा कम है तो क्या लिख सकते हैं? कोई आंसर नहीं दे पाएगा। अरे बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि इसका ग्राफ क्या था, इसका ग्राफ था ये जाता हुआ। थीटा अगर स्मॉल है तो हमारे पास ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, वो ज्यादा नहीं पूछ रहा, जो चीज वैसे जानना चाह रहा था बस उसकी बात थी। मेरा मतलब है tan थीटा से, तो tan फाई इक्वल टू फाई, सो फाई इक्वल टू डेल्टा बाई एल। ये हमारे लिए होता है, इसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रेन भी समझा दी, कोई बात नहीं, लगे हाथ समझ लो। ठीक है, क्योंकि बेसिक फंडा था, लगे हाथ समझ लो क्या कि फाई इक्वल टू डेल्टा बाई एल। दिस इज नॉट द डायमेंशन, नॉट द चेंज इन डायमेंशन, और दिस इज नॉट द जैसे हम ओरिजिनल लेंथ की बात करते हैं, दिस इज द सिंपल बेस। ठीक है, बेस हमारे उस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग हो गई, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि हमारा अजम्पशन क्या है। हमारा अजम्पशन है, एक तो देयर इज नो बेंडिंग, दूसरा देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन, दूसरा है देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। देयर इज नो चेंज इन डायमेंशन। तो फिगर कैसे बन के आ गया, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास F लग रही है, अब जरा स्ट्रेस को समझो। स्ट्रेन समझाना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि आपको पहले मुझे अजम्पशन समझाने थे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे F लग रहा है, इस F की वजह से ये चीजें हमारी ऐसे गई क्यों, इस F की वजह से। ठीक है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वो चीज है, यहाँ पर ध्यान से समझो, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इसको किस सेंस में समझोगे, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब एक बात बताइएगा, जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से लग रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एटम्स हैं, ये मान लीजिए ये वाले एटम्स यहाँ पर हैं इस लेयर में, यहाँ पर ये एटम्स हैं इस लेयर में। ठीक है, अब ये अगर लेयर मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़ी करके बनाई, बस इसको सेंस को समझ लीजिएगा, ये मैंने एक लेयर है जो बड़ी करके यहाँ पर ऐसे दिखा दी है। अब ये एटम था, इसमें मैं करीबन 4 एटम लेके चला ऐसे। अब बताइए यहाँ जो ये फोर्स ऐसे जा रही है, ट्रांसवर्स फोर्स है, इस ट्रांसवर्स फोर्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा यूनिफॉर्मली, जैसे मैंने एफ फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था इसमें, जिसे मैंने एफ फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था किसमें, डीएफ 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 डीएफ, ऐसे अलग अलग फिगर में डीएफ डीएफ डीएफ। ठीक है, ये जो यहाँ पर बनाया हुआ भी है,
तो एफ को मैंने डीएफ में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ऐसे यहाँ पर भी क्या मैं इसमें डीएफ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जरा डीएफ में डिस्ट्रीब्यूट करो। डायरेक्शन कैसी होगी? एफ की डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसी होगी? एफ की डायरेक्शन में दिस इज द डीएफ, दिस इज द डीएफ, दिस इज द डीएफ एंड दिस इज द डीएफ। अब बताइए, अगर मैं एक पॉइंट की स्टडी कर रहा हूं तो पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, पॉइंट पर लगने वाला फोर्स, ये हमारा क्या होगा? ये हमारी क्या होगी? स्ट्रेस। अब ये शियर स्ट्रेस क्या क्यों है? क्योंकि यही हमारी इस ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से है, क्योंकि यही हमारी इस ट्रांसवर्स फोर्स की वजह से है। और इसको हम सिग्मा ना बोल के हम इसको क्या बोल रहे हैं? फिलहाल अभी स्ट्रेस बोलो, फिलहाल अभी स्ट्रेस बोलो, चाहे सिग्मा बोलो चाहे टाउ बोलो, ये मेरी क्या है? स्ट्रेस। एक पॉइंट पर लगने वाली स्ट्रेस। और इसी पॉइंट पर लगने वाली स्ट्रेस को अगर मैं यहाँ पर, इसी पॉइंट पर लगने वाली स्ट्रेस को अगर मैं यहाँ पर आपके सामने डिराइव करता हूं, तो डिराइव कैसे होगी? फोर होल क्रॉस सेक्शन। फोर होल क्रॉस सेक्शन, जो हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन थी वो क्या थी? सॉरी, ये चीज बाद में आएगी। अगर मैं स्ट्रेस की डेफिनेशन दूंगा तो क्या दूंगा? स्ट्रेस इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 df अपॉन dA। ठीक है, तो स्ट्रेस जो भी है वो मैंने क्या किया? इस स्ट्रेस के मल्टीप्लीकेशन में dA को ले आया और इधर रख दिया df। अब मुझे क्या करना है? फोर होल क्रॉस सेक्शन, फोर होल क्रॉस सेक्शन। कौन सा क्रॉस सेक्शन? जो अभी मैंने दिखाया था ऐसे वाला। ठीक है, इसमें जो 4 एटम्स दिखाए थे ऐसे। ठीक है, और इन पर क्या लग रही थी? छोटी छोटी df, छोटी छोटी df। ये क्या लग रही थी? df। ये क्या लग रही थी? df। और इसी df के बेसिस पर यहाँ पर इसको हमने स्ट्रेस बोल दिया था। अब स्ट्रेस को मैं क्या बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे? फॉर होल क्रॉस सेक्शन इंटीग्रेशन स्ट्रेस अपॉन इंटरेस्ट इनटू dA इक्वल टू इंटीग्रेशन df। ठीक है, फॉर होल क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेस होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। और यूनिफॉर्म स्ट्रेस को हम क्या ले सकते हैं? बाहर। जब ये बाहर आई तो मैंने इस टर्म को क्या बोल दिया? टाउ। जब ये बाहर आ रही है तो इस टर्म को मैं क्या बोल के चल रहा हूँ? टाउ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पैरेलल है। कैसे भी शो होगा अभी दिखाता हूँ। टाउ इंटू डीए इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएफ मतलब टोटल एफ। टोटल कितना लग रहा है इस पर? एफ। जो हमने एफ को ही तो इन चीजों में तोड़ा था छोटे छोटे में। ठीक है, तो एफ अगर हम इस प्लेन की कैलकुलेशन भी करेंगे तो जितना एफ आ रहा है वही हमारी इस वैल्यू के बराबर होगा टोटल डीएफ डीएफ के। यहाँ आप जब मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझना, आप जब मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे जिस जिस पर डीएफ डीएफ लग रहा था, उनकी वजह से कौन सा वाला सरफेस बन के आने वाला है? उनकी वजह से क्या मेरे पास इस फिगर में, क्या मेरे पास इस फिगर में ये वाला सरफेस बन के आने वाला है? नहीं ना। जब एटम्स को जोड़ूंगा मैं, तो एटम्स को जोड़ूंगा तो मुझे सरफेस कौन सा मिलने वाला है? क्रॉस सेक्शन वाला। मुझे सरफेस कौन सा मिलने वाला है? क्रॉस सेक्शन वाला। इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा? टाउ इंटू ए ऑफ क्रॉस सेक्शन। टाउ इंटू ए ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एफ। तो यहाँ जो हमारे पास टाउ की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज द एफ अपॉन ए। और यहाँ एफ क्या है? एफ इज द पैरेलल फोर्स टू द क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो टाउ हमारी इसलिए पैरेलल होती है किसके? क्रॉस सेक्शन के। टाउ हमारी इसलिए पैरेलल होती है क्रॉस सेक्शन के, क्योंकि डीएफ 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 जब आप मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे तो वो क्रॉस सेक्शन को बनाएंगे। ठीक है, और इसीलिए हमारे पास ये टाउ की वैल्यू एफ पैरेलल अपॉन ए आती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, तो यहां से हमने स्ट्रेसेस को समझ लिया, शियर स्ट्रेस को। शियर स्ट्रेस बेसिकली क्या है? ठीक, यहाँ पर इसे फाई दिखा सकते हैं, ये भी हमारा फाई हो गया, एफ ऐसे लग रहा है। साथ ही यहाँ पर क्या है? ये चीज ऐसे लग रही है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस, ये मेरे एक्सटर्नल है। इंटरनल फोर्सेस हमारे ये मैंने अलग अलग ना दिखा के एक ही फिगर में दिखा दिए। इंटरनल फोर्सेस हमारे ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं यहाँ पर। और ये जो फोर्सेस हैं यहाँ पर, जो जी काम करता है वो कैसे करता है? तो जो शियर स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस को किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है? बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग से शियर स्ट्रेस को कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो चीज मैं समझाऊंगा इलास्टिक कांस्टेंट में, जब जी की बात करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ई समझाया था तो ई डायरेक्टली दिख रहा था आपको। यहाँ जो जी है वो समझना अभी आगे चलेगा इलास्टिक कांस्टेंट में। जी मैं समझाऊंगा इलास्टिक कांस्टेंट में। ठीक है, कि ये जो फोर्स है ये लेयर बाय लेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? ये जो फोर्स है ये लेयर बाय लेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? नीचे की तरफ कैसे जा रही होती है? ठीक है, तो वो समझाऊंगा मैं जी में। जी का मतलब है इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो यहाँ से शियर स्ट्रेस समझ में आ गया, शियर स्ट्रेस हो गया, और साथ ही शियर स्ट्रेन भी हो गया एक तरह से। साथ ही क्या हो गया है? शियर स्ट्रेन भी। ये हमने लगे हाथ यहाँ पर ये चीज कर ली है। ठीक है, आगे मुझे डेप्थ में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शियर स्ट्रेन को, क्योंकि आपने समझ लिया। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया है कि मैंने व्हाइट कलर में भी आगे लिखा हुआ है, तो उसका एटलीस्ट आज यूज करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम
अब टाइप ऑफ स्ट्रेस और देख लेते हैं। स्ट्रेस समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए, स्ट्रेस समझ में आ गई है। स्ट्रेस हमारी कौन कौन सी है, स्ट्रेस हमारी कौन कौन सी है? एक है हमारी नॉर्मल स्ट्रेस और एक है हमारी शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बॉडी पर अगर पी फोर्स ऐसे लग रहा है तो किसी भी पॉइंट पर हम पॉइंट को ऐसे मानेंगे और उस पर ऐसे सिग्मा ऐसे दिखा देंगे। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं तो ये मान लीजिए बॉडी है, इस पर मान लीजिए एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की स्टडी करूं, ध्यान से समझो इस चीज को, किसी भी पॉइंट की स्टडी करूं तो क्या होगा? इस पॉइंट की स्टडी कर रहा हूं तो इस पॉइंट की स्टडी पर क्या होगा? डीएफ 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 किधर की तरफ दिखाए थे? ऐसे, इसी के डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में डीएफ यानी कि एफ सी टाउ आ जाएगा, इसे हम क्या बोल देंगे? टाउ, ठीक है। जैसे यहाँ सिग्मा बोला था, ऐसे इसे हम क्या बोल देंगे? टाउ। किसी भी पॉइंट पर ये क्या हो गया? टाउ, और इधर भी क्या होगा? टाउ। तभी तो ये चीज ऐसे रहेगी। अब एक बात बताइएगा, ये टाउ और ये टाउ सिमिलर सिमिलर कॉन्सेप्ट समझ के चलो, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मैंने आपसे क्या बोला? मैं शियर स्ट्रेस को बहुत डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। अगर मैं बहुत डेप्थ में लेके चला 2 घंटे इसी पर निकल जाएंगे, याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नॉर्मल चीजों की तरफ लेके जा रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ ये एफ फोर्स, नहीं तो पूरी बॉन्डिंग के साथ मैं शियर स्ट्रेस समझा सकता था, बट जरूरत नहीं है आपको इतना डेप्थ में जाने की। यहाँ जो एफ फोर्स है उस एफ के हिसाब से ये टाउ और ये टाउ हमारा सिमिलरली, जैसे इसमें आता था पी की वजह से सिग्मा और सिग्मा, सिमिलर होगा या नहीं, ये बताओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर मेरी एफ इधर लग रहा है तो मेरा टाउ भी इधर लगेगा ना, पॉइंट की फ्री बॉडी डायग्राम में। ये उसका एफ बी डी है, समझाया हुआ है यार। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। क्वेश्चन आपसे जनरली ये वाले पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया था, इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस बस यही चीज मीनाक्षी जी, यही चीज मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में इसीलिए नहीं लेके गया हूँ, इसीलिए नहीं लेके गया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लेयर बाय लेयर में आपको जो इनकी बॉन्डिंग होती है उनके बारे में मैंने ज्यादा यहाँ नहीं समझाया है, ठीक है। ज्यादा यहाँ नहीं समझाया है, बट इसका सेंस आप यहाँ से समझ सकते हो। इसमें भी तो आपका आंसर पहले यही हुआ करता था कि सर पी ऐसे है तो इसमें इधर की डायरेक्शन में लगनी चाहिए, नहीं लगी थी ना, क्योंकि ये उसके फ्री बॉडी डायग्राम है। ये क्या है? इसके फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जो फिगर बन के आता है ये भी क्या होता है? एफबीडी। और एफबीडी है तो इस बॉडी पर इससे ऊपर वाले पार्ट की वजह से, इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर इससे ऊपर वाले पार्ट की वजह से किधर की ओर लग रहा होगा फोर्स? इधर की ओर। इस पॉइंट पर इसके नीचे वाले पार्ट की वजह से, ये जो है इसके नीचे वाले पार्ट की वजह से किधर की ओर लग रहा होगा शियर स्ट्रेस? इधर की ओर। इमेजिन हो पा रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। मीनाक्षी जी वही 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 चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे उसमें डायरेक्शन थी ना, इस डायरेक्शन में, वो एक्चुअली मैंने प्लेन जो काटा है वो बिल्कुल सरफेस पर नहीं होता, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा था। बट आपका क्वेश्चन आया है इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया देना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये था आपका कि सर इसमें डायरेक्शन आपने ऐसी ही क्यों मान ली? क्योंकि ये वाला जो सरफेस होगा ये कौन सा होगा? ये इंटरनल होगा, ये इंटरनल होगा। तो इस सरफेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ सरफेसेस होंगे। ये जो एफ वाला सरफेस होता है, ये जो एफ वाला सरफेस होता है, ऑब्वियस है ये सरफेस हमारा एक्सटर्नल होता है। बट मैंने एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि फिर ज्यादा टाइम लगता है आपको यहाँ तक पहुंचने में। बस मैंने इसी एफ को यहाँ पर ऐसे तोड़ दिया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बना के, कि एफ को मैंने तोड़ दिया, जबकि एफ डायरेक्टली ऐसे नहीं टूट रहा है। पहले एफ क्या कर रहा है? नीचे वालों से स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, नीचे वालों में, ठीक है, जी की हेल्प से, यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की हेल्प से, तब उन पर ये वाली फोर्सेस आ रही हैं। क्योंकि ये जो भी एक लेयर होती है, मैंने आपसे क्या बोला है, जो भी एक लेयर होती है वो हमेशा दो एटॉमिक लेयर लेके चलती है। जो भी एक लेयर होती है वो हमेशा 2 एटॉमिक लेयर लेके चलती है। लेयर हो या पॉइंट हो, वो हमेशा 2 एटॉमिक लेयर लेके चलती है, एक नहीं। मैंने इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दिखाया है इसे, नीचे से नहीं। अगर नीचे से दिखाऊंगा तो इस पर क्या लग रहा होगा? जो इससे नीचे वाले एटम होंगे उन पर नीचे पीछे की तरफ की ओर फोर्स, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ समझा रहा हूँ अभी थोड़ा सा। इसको बस मैं यहाँ पर इसके सिमिलर समझा रहा था जिससे कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है, बात ठीक है? भरत ठाकुर क्लियर हो रहा है? ठीक, अपोजिट में ही है ये एक तरह से अपोजिट में ही है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट में ही तो आया था ये सिग्मा अपोजिट में ही तो आया था इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इधर वाले थे। जैसे आप 2 पार्ट बोल रहे थे और ये था हमारे पास 1 पार्ट। यार आपको अगर मैं थोड़ा सा भी स्किप करने की कोशिश कर रहा हूँ ना तो आप उसी चीज में जा रहे हो, ठीक है, जबकि वो चीजें आपकी बहुत ज्यादा नहीं है सिलेबस में। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं उस लेवल पर भी पढ़ा दूंगा, बट बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। फिर आप ही कहोगे कि नहीं सर 2 महीने भी हो गए, सोम खत्म नहीं हुई,
ठीक है, मैं उस टाइप का भी पढ़ा सकता हूँ आपको, बट उस टाइप के पढ़ने के लिए यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं उन चीजों को स्किप करना चाह रहा हूँ, और मुझे स्टूडेंट ना स्किप नहीं करने देते हैं। ठीक है, स्किप इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो मॉलिकुलर वे में होती हैं। ठीक है, और जो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब आप अगर बार बार पूछोगे तो मैं फिर बताऊंगा, और फिर बताऊंगा तो फिर मॉलिकुलर वे में पूरा समझा दूंगा पूरा, बट फिर वही वाली बात कि जब जरूरत नहीं है तो उन चीजों को हम ऐसे नहीं समझेंगे। मैं आपसे पर्सनली बोलूंगा, मीनाक्षी जी एंड भारत ठाकुर, अगर आपको ये चीजें अच्छे समझनी है तो 11 बजे के बाद रुकना। ठीक है, अगर और अच्छे समझनी है, पूरा आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा, जिनको भी समझनी है वो रुक जाएंगे। ठीक है, बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उन चीजों पर ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, सिमिलर कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं बस। ठीक है, इसमें मैंने समझा चुका हूं पहले ही, इतने सारे फिगर्स बना के, सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, टाउ इधर लग गया, टाउ इधर लग गया, क्योंकि ये एफबीडी है किसकी है, पॉइंट की। और उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, पहले जो छोटी छोटी चीजें बोल रखी है ना, उनको भूलना नहीं है। जब मैं पॉइंट बोल देता हूं तो अंडरस्टूड है कि इसमें 2 लेयर है। अगर मैं पॉइंट बोल देता हूं तो कम से कम इसमें 2 लेयर है, अंदर और एटम हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 एटॉमिक लेयर तो होंगी ही, 2 ग्रेन लेयर तो होंगी। तभी एक ऊपर वाली पर टाउ लग रहा है, नीचे वाली पर इधर की तरफ टाउ लग रहा है। ये बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होती है। एटम मत सोचा करो यार, सिर्फ अकेला एटम मत सोचा करो, एक एटम के ऊपर ऐसे मत लगा दिया करो, ऐसे लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन तोड़ दोगे आप, समझ रहे हो? तो ये चीजें मत किया करो कभी भी, हमेशा पॉइंट ये माइंड में। ठीक है, चलो, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। शियर स्ट्रेस क्या होती है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, ये चीज होती है। अब एक बात मुझे बताइएगा, यहां सिग्मा था तो सिग्मा की लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम थी, तो इसको हम जैसे कि डीएफ बोला था हमने, तो डीएफ और डीएफ, अगर हम इसे डीएफ बोल दें तो डीएफ और डीएफ है ना, लाइन ऑफ एक्शन सिमिलर है। क्या ये चीज इक्विलिब्रियम में है, बताइए, क्या ये चीज नेट इक्विलिब्रियम में है? कॉन्सेप्ट यहां समझो, क्या ये चीज नेट इक्विलिब्रियम में है, यस और नो? ये चीज नेट इक्विलिब्रियम में है? ठीक है, यस, क्लियर है, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, क्या ये पॉइंट नेट इक्विलिब्रियम में है? इसका आंसर और दो, क्या ये पॉइंट नेट इक्विलिब्रियम में है? क्या ये पॉइंट नेट इक्विलिब्रियम में है? ओके ओके ओके, काफी सारे यस बोल रहे हैं, ऋतिक, श्वेति, मीनाक्षी, आप सभी यस बोल रहे हैं, शुभम वर्मा यस बोल रहे हैं। अब नो की भी झड़ी लग चुकी है। ठीक है, इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा तो लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। अब एक बात बताइएगा, जब आपने एज्यूम किया था पॉइंट, जब आपने एज्यूम किया था पॉइंट, तो पॉइंट को हमने 0 थिकनेस का बोला था, कहां पर, याद करो, 0 थिकनेस का बोला था उस पॉइंट को, कहां पर, जब हम एक पॉइंट फोर्स लगा रहे होते थे और हम पॉइंट की डेफिनेशन देख रहे होते थे, जैसे 10 मीटर, है ना, तभी तो हमने उसे 0 थिकनेस का बोला था। जबकि सोम एनालिसिस में हमने पॉइंट को कैसा माना है, एटलीस्ट 2 लेयर। सोम एनालिसिस में हमने क्या माना है, एटलीस्ट 2 लेयर। जब हम पॉइंट की ही एनालिसिस कर रहे हैं, एक बात सोचो, अगर मैं बॉडी की एनालिसिस करूं तो एक बार को कह दूंगा कि सर पॉइंट बहुत ही 0 थिकनेस का है, एक बार को कह दूंगा, बट जब पॉइंट की ही स्टडी कर रहे हो, जब आप पॉइंट की ही स्टडी कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो 0 थिकनेस है। गलती मत करना, आप एक चीज जब एज्यूम कर चुके हो, आप पॉइंट को जब ऐसे बना सकते हो, बना चुके हो 2 लेयर का, तो आप इसकी 0 थिकनेस कैसे बोल सकते हो, कभी नहीं ना। आप इसकी 0 थिकनेस कैसे बोल सकते हो, कभी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप इसकी 0 थिकनेस कभी नहीं बोल सकते अगर आप पॉइंट को ही बना रहे हो यहाँ पर, और आपने कहा कि ये टाउ ऐसे लग रहा है सर, और ये टाउ ऐसे लग रहा है। ठीक है, इस टाउ को मैं डीएफ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो डीएफ ऐसे बोल दिया, डीएफ ऐसे बोल दिया, क्योंकि हमेशा फोर्स की वजह से कुछ आता है ना कि शियर स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस तो इंटरनल होती है, जबकि एक्चुअल में वो इंटरनल स्ट्रेस आई किसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। तो इंटरनल फोर्स ये रहा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो यहां पर जो हमारे पास समेशन एफ एक्स है इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट की नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0, समेशन एम एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये होनी चाहिए। एफ एक्स 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो रहा है ना, दोनों डीएफ डीएफ कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, एफ वाई इक्वल है, कोई फोर्स ही नहीं है वाई डायरेक्शन में, आपने अभी ये सोच लिया, आपने अभी ये सोच लिया कि वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, 0 हो गया, हो गया। ठीक है, अब फिलहाल के हिसाब से एम 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 की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ तो लेंथ है ना, चाहे डीएक्स डी वाई ही मान लो, कुछ ना कुछ तो लेंथ है ना, इस वजह से क्या होगा, मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, डीएफ इंटू डी वाई। इसका मतलब मोमेंट 0 नहीं है, इसका मतलब मोमेंट 0 नहीं है। किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डीएफ है ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला डीएफ क्या करेगा, इसे घुमाएगा, और आपको दिख भी रहा है ये बॉडी कैसे हो रही होगी, घूम रही होगी।
ये बॉडी कैसे हो रही होगी, घूम रही होगी। अगर मैं शियर स्ट्रेस को सिर्फ और सिर्फ इतना समझा देता आपको, तो ये तो इक्विलिब्रियम था ही नहीं। मैंने सोम आपको क्या पढ़ाई फिर? आप सोचो जरा इस चीज को, अगर मैं टाउ ऐसे ही दिखा दूं, और जनरली आप यही देखते हो, जनरली आप यही देखते हो कि ऐसे दिखा देते हो टाउ, और यहाँ दिखा देते हो टाउ, और बस हो गया काम खत्म। आपसे कोई भी इंटरव्यूअर के कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट ही पूछ सकता है, सर ये तो हमारा, क्योंकि आपने टाउ को डीएफ बोल रखा है, क्योंकि हमने टाउ को डीएफ बोल रखा है, तो सर ये तो इक्विलिब्रियम में रहा ही नहीं, फिर सोम कहां से आ गई? फिर तो बॉडी रोटेट कर जानी चाहिए। ठीक है ऋतिक राठौर, मोमेंट तो है, मोमेंट तो है यहाँ पर, कैलकुलेशन के बेसिस पर तो मोमेंट आ रहा है, कैलकुलेशन के बेसिस पर तो मोमेंट आ रहा है। हम देखो नेग्लेक्ट कब कर सकते हैं चीजों को, जब हम उसकी स्टडी ना कर रहे हो, उसको जीरो मान रखा हो, तब हम एक बार को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट जब हम पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं तो नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं डीवाई को? जब हम पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, दो लेयर मान रहे हैं, तो मोमेंट तो आ रहा है इसमें। सेंस समझिएगा, हमेशा जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज, जब आप, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको मॉलिक्यूलर वे में नहीं लेके जा रहा, बट आंसर जरूर बता रहा हूं सारी चीजों के। ठीक है, जब आप इस पर एक फोर्स ऐसे लगाते हो ना, है ना, विदाउट बेंडिंग, याद रखना, विदाउट बेंडिंग, अजम्पशन है मेरा, अजम्पशन है विदाउट बेंडिंग इस बॉडी के लिए। एक्चुअल में स्टडी किसकी है? पॉइंट की। एक्चुअल में स्टडी किसकी है? पॉइंट की। जब आप इस पर एक एफ फोर्स लगाते हो, और ये एक एफ फोर्स लग रहा होता है, तो इसमें जब इंटरनल स्टडी करोगे इस पॉइंट की, है ना, जब इंटरनल स्टडी करोगे इस पॉइंट की, तो ये रहा पॉइंट, इसने क्या दिया इधर की तरफ टाउ, और इधर की तरफ क्या आया? टाउ। याद रखिएगा, जब आपने ये मॉलिक्यूल सोचे थे, ये एटॉमिक लेयर में दो एटॉमिक लेयर ऐसे होते, जब आपने ये मॉलिक्यूल सोचे थे, तो हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट पर इन दोनों लेयर्स के बीच में भी, ठीक है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। किस सेंस में, जरा समझिएगा। यहां पर जो ये एफ है, ठीक है, मैंने कल आपको उसका हिंट दे दिया था, मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई तो आंसर बता पाएगा। एक्चुअल में यहां जो सेंस होता है, जैसे कि हमने कल समझा था, दिस इज द टाउ एक्स वाई एंड दिस इज द टाउ वाई एक्स, दिस इज द टाउ वाई एक्स एंड दिस इज द टाउ एक्स वाई। बस आपको विजुअलाइजेशन में एक चीज ऐड कर देनी है, आज के बाद विजुअलाइजेशन में एक चीज ऐड कर देनी है, कि जब हम किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसके हर एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ टाउ ऐसे नहीं आता है। टाउ कैसे आता है? ये टाउ तो आएगा ही, इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस और प्रोड्यूस होंगी, और वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस तब प्रोड्यूस नहीं होती हैं जब वो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो चुकी हो टाउ पूरी। मान लीजिए टाउ की वैल्यू है 10 मेगापास्कल, तो वो 10 मेगापास्कल पूरी प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस जागती है, वो कहती है अरे यार मैं तो अपनी नींद निकाल रही थी, अब मैं प्रोड्यूस होती हूँ, तो बाद में प्रोड्यूस नहीं होती है। जैसे ही आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड स्टार्ट किया था, जैसे ही आपने 0 से लेके 50 न्यूटन तक मान लीजिए फोर्स एग्जीक्यूट किया था इसके ऊपर, तो जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ये टाउ भी बढ़ रहा था, और वैसे ही वैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी बढ़ रहा था। हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस इसमें आ चुका होता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस की डायरेक्शन कल मैंने प्रूफ कराई थी आपको इसके नेट इक्विलिब्रियम के लिए, कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, जबकि मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है? बिल्कुल इस वाली स्ट्रेस के बराबर। ठीक है, तो यहां पर फिगर ऐसे हो जाएगा और यहां पर फिगर ऐसे हो जाएगा। ये जो मैंने यहां लिखी है, ये इस फोर्स के बेसिस पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हैं। दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस ऑन दिस फोर्स बेसिस। किस डायरेक्शन में? ऐसे। ठीक है, अगर फोर्स में ऐसे लगा रहा होता और ये चीज इधर से फिक्स होती, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस क्या हो जाती है? ब्लू वाली। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस ऑलवेज एग्जिस्ट करती हैं, इन्हें ये मत सोचना कि ये सो रही होती है उसके बाद अचानक से जागती है, ना, ये हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे हमारी टाउ बढ़ रही है ऊपर वाली लेयर में, टाउ बढ़ रही है इधर वाली में भी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेंगी, तो ये समेशन एफ बाई भी 0 है, हमेशा ये चीज होती है। समेशन एफ बाई भी 0, समेशन एफ एक्स तो मैंने 0 पहले ही बता दिया था, और समेशन एम भी क्या आ जाएगा? 0। समेशन एम भी क्या आ जाएगा? 0। तो ये पॉइंट किस में होगा? नेट इक्विलिब्रियम में। अभी जब मैं स्ट्रेन समझाऊंगा तब मैं इसका फिगर बना दूंगा। कैसा फिगर बनेगा इसका? कुछ ऐसा, थोड़ा हिंट दे रहा हूं बस, कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका। चेक कर पा रहे हो? यस और नो? अभी स्ट्रेन समझाऊंगा तब मैं लेके चलूंगा उसको। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर बनेगा या नहीं? सोच पा रहे हो? यस बताइए जल्दी से, कुछ ऐसा फिगर आएगा?
ठीक है, इस तरफ ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ ऐसे जा रहा है, और ये चीज ऐसे जा रही है। अभी स्ट्रेन में मैं इस चीज को फिर से बता दूंगा, ठीक है, कैसे डिफॉर्म होता है पॉइंट। तो पॉइंट विदाउट एनी बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डिफॉर्म। किस सेंस में, विदाउट एनी डायमेंशन चेंज, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, शेप चेंज। डायमेंशन हमेशा क्या है, जो पहले थी वही डायमेंशन अभी भी है, बस शेप चेंज होगी। दिस इज द शियर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया या नहीं, दिस इज द शियर स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे कि सर शियर स्ट्रेस की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। ठीक है, चाहे किसी भी स्ट्रेस की डेफिनेशन यही होती है, बस फाइनली क्या है, उसको इंटीग्रेट करके हमने क्या निकाल लिया था, उसको इंटीग्रेट करके हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया, बस। बात क्लियर। अब बताइए यहां तक कोई डाउट। ऋषभ जी, सर ये सिर्फ सरफेस पर ही लगेगा ना, क्या चीज पूछना चाह रहे थे आप, मैं तब थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ सरफेस पर ही लगेगा ना, क्या चीज, एफ, एफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ सरफेस पर ही लगेगा क्या, ये सिर्फ सरफेस पर ही लगेगा क्या, ये दो लेयर है, ये हो गए, इसके लिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस, बिल्कुल, ये देखो मैंने सरफेस का सेंस क्या दिया, जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस की बात कर रहा था, मुझे लगा कि आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं तो अब एलिमेंट कैसे हो गया, ऐसे वर्टिकल शेप में। यहां अगर टाउ दे रहा हूं तो एटम एक ये वाले लेयर हो गई, ग्रेन्स की एक ये वाली लेयर हो गई जो येलो से दिखाई है, दूसरी लेयर ये हो गई। अब जो सेंस आपने यहां समझा था उसको 90 डिग्री घुमा दो, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी सरफेस पर लग रही हैं, क्योंकि पॉइंट आप हर तरफ से निकाल सकते हो, चाहे इधर है चाहे इधर है मटेरियल, उसके बीच में से आप पॉइंट निकाल सकते हो। तो जब पॉइंट निकाल रहे हो तो उसकी चार सरफेस हो रही है, एक इधर से भी, एक इधर से भी, है ना, एक इधर से एक इधर से। तो ये वाली जो सरफेसेस है ये तो है ही जो नॉर्मल सिंपल थी, और उसकी जो ये वाली सरफेसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रही है। इसमें कहां गया ये फिगर, इसमें ये वाला, इसमें इसमें एक बात बताइए, क्या यहाँ पर कभी सिग्मा प्रोड्यूस होती है कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा कभी बोलते हो आप कि ये सिग्मा प्रोड्यूस हो रही है इस पी और पी की वजह से, नहीं ना। तो इसीलिए मैं इन सरफेसेस की बात अभी तक नहीं की थी, इधर वाले सरफेसेस की, जबकि ये भी तो फिर एटॉमिक लेवल के सरफेस है ना, ये भी तो एटॉमिक लेवल पॉइंट के सरफेसेस हैं। ठीक है, आपके माइंड में सरफेसेस सिर्फ एक ही साइड में नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में सरफेसेस हर तरफ से चलने चाहिए, क्योंकि मैंने एटम्स हमेशा, पॉइंट हमेशा ऐसे दिखाया है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलें, आगे चलें, यहां तक कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट। ठीक है, शियर स्ट्रेस सिंपल वर्डिंग में स्ट्रेस एट ए पॉइंट, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट। जबकि एक्चुअल में इसका शियर स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, हर एक पहलू को मैंने थोड़ा थोड़ा छू लिया है। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं बताया, बट हाँ थोड़ा थोड़ा छू के चला हूं। ठीक है, जिससे कभी आगे डाउट ना रहे आपको। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में अभी हमने देखा नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ऐसे इनके टाइप होते हैं। ये पूरी सोम की सारी स्ट्रेसेस हैं यहाँ पर, इसके अलावा और कोई स्ट्रेस होती ही नहीं है। ठीक है, तो पहली स्ट्रेस है हमारी एक्सेल स्ट्रेस। एक्सेल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके हिसाब से तो फोर्स अभी तक स्ट्रेस क्या थी आपकी, पी अपॉन ए बस, है ना। जबकि रियल में स्ट्रेस क्या है, रियल में स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 df डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए। दिस इज द स्ट्रेस डेफिनेशन। नॉर्मल स्ट्रेस डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस डेफिनेशन ये नहीं बोल दोगे सीधा सिग्मा एन इक्वल टू पी परपेंडिकुलर अपॉन ए, गलती मत कर देना, ये नहीं है, ये फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस का नहीं है। ठीक है, ये किसका है, दिस इज द ओनली एक्सेल स्ट्रेस। एक्सेल स्ट्रेस इक्वल टू पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए, दिस इज द एक्सेल स्ट्रेस फॉर्मूला। ठीक है, इसी की स्टडी हम चैप्टर 2 में कर रहे हैं, इसी की स्टडी हम चैप्टर 2 में कर रहे हैं, हमने कर ली है अभी फिलहाल, बाकी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो समझेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आती है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस है हमारे चैप्टर 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये नहीं है, डिराइव कहां से होता है इसका फॉर्मूला, यहां से डिराइव होता है हमेशा, हर चीज का फॉर्मूला यहां से। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है mr अपॉन in इक्वल टू सिग्मा बी एट वाई अपॉन वाई इक्वल टू ई वाई आर। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। कौन सी वाली, ये वाली, सिग्मा बी एट वाई।
क्या क्या चीजें होती है चैप्टर 4 में समझेंगे, डील करेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में सिर्फ दो स्ट्रेस होती है, कौन कौन सी, एक्सियल एंड बेंडिंग, बस। ट्रांसवर्स स्ट्रेसेस में तीन स्ट्रेसेस होती हैं। जनरली आप ये कभी नहीं पढ़ते हो, जनरली किसने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो जनरली नहीं पढ़ते। उम्मीद है आपसे अगर मैं फॉर्मूला पूछूंगा तो शायद ना बता पाओ आप। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कौन सी है, जो कि हम एज्यूम करते हैं विदाउट बेंडिंग, जो आज आपने पढ़ी, एज्यूम करते हैं जो विदाउट बेंडिंग, है ना, विदाउट बेंडिंग जो हमने एज्यूम किया है। मतलब ये पॉइंट डिफाइंड वैल्यू है। पॉइंट डिफाइंड वैल्यू क्या थी अभी, टाउ, इसे बोला टाउ एस इक्वल टू पी पैरेलल अपॉन, दिस इज दी टाउ एस, और इसे हमने क्या बोल दिया, एवरेज फॉर दी क्रॉस सेक्शन, पी पैरेलल अपॉन है। तो ये चैप्टर 2 में हमने पढ़ी अभी, ये चैप्टर 2 में पढ़ी, ठीक है। इसे पढ़ेंगे फिर से चैप्टर 4 में, इसे पढ़ेंगे फिर से चैप्टर 4 में। क्या है ये, शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। अब बेंडिंग वाली रियल केसेस, तो ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है, पॉइंट फोर्स लग रहा है, रियल में बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, सॉरी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। ये जो बॉडी है अगर ऐसे जा रही है, तो रियल में ये जब ऐसे जा रही है तो इसमें जो हमारी शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, उस शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू पी अपॉन ए कर दूंगा। जैसे अभी पी अपॉन ए वाला तो था, पी अपॉन ए क्रॉस सेक्शन, क्या मैं इसे पी अपॉन ए लिखूंगा या फिर इसका कुछ और फॉर्मूला होता है, किसी को याद है तो बताओ। देखना चाहूंगा कि ये चीज आपने कभी पढ़ी है सौम्य या नहीं, किसी को याद है तो बताइए। तब तक मैं टॉर्जनल स्ट्रेस बता रहा हूँ। टॉर्जनल स्ट्रेस क्या होती है, बॉडी अगर आपके पास ऐसे है, शाफ्ट ऐसे है, इसको आपने क्या किया, बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या हो गए, बेंडिंग स्ट्रेसेस अगर आपने किसी एक बॉडी को बेंडिंग मतलब मोमेंट दिए ऐसे, है ना, तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस आती है। इसमें क्या है, आपने इसमें ट्विस्टिंग दी है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। हाँ मीनाक्षी बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ है शायद। ठीक है, यहां पर जो शियर स्ट्रेस होती है दैट इज दी टी आर अपॉन जे इक्वल टू टाउ आर बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। दिस इज दी टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। जब आप ट्विस्टिंग लगाते हो, सिर्फ यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ ट्रांसवर्स फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ कोई मोमेंट नहीं लग रहा, यहाँ पर कोई एक्सियल फोर्स नहीं लग रहा, ये ट्विस्टिंग फोर्स है, टॉर्जनल है, टॉर्जनल मोमेंट। तो टॉर्जनल मोमेंट के हिसाब से ये फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन जे इक्वल टू टाउ एट आर अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। यहाँ पर टाउ एट आर ही हमारे लिए क्या है, शियर स्ट्रेस, कौन सी वाली, टॉर्जनल। और यहाँ पर ये वाली कौन सी है, दैट इज दी टाउ एट वाई, जो शियर स्ट्रेस इसमें किसी एक पॉइंट पर होती है, वाई का सेंस मैं आपको चैप्टर 4 में बताऊंगा, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टाउ एट वाई इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी, पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी। ओके 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 मीनाक्षी, मुझे लगा कि आपको शायद फॉर्मूला याद है, ठीक है, पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी देखा है आपने, ये फॉर्मूला कभी देखा है, शायद अब याद आ रहा हो, ठीक है, ठीक है, बताने से पहले याद नहीं आया था, ठीक, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये वाला जो सेंस था, इसी सेंस की हमारी रियल सेंस होते हैं, यही हमारे रियल सेंस है। और रियल सेंस ही जनरली हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, दिक्कत यही होती है हमारी। हम पढ़ते हैं क्या चीजें जो बहुत ज्यादा अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होती है, जो रियल बेस्ड चीजें होती हैं वो हम कम पढ़ते हैं। दिक्कत यही है बस हमारे सिलेबस की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज हो गई, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, ठीक। आगे चले, ये हो गया हमारा स्ट्रेस के टाइप्स, क्लियर हो गया, यस और नो। ये हमारी पूरी सोम की स्ट्रेसेस हैं जो हमें वन बाय वन समझनी है। समझ में आ गया यहां तक, आगे चलें, आगे चलें, यस, ओके। चलिए फिर, नेक्स्ट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन की डेफिनेशन दो मुझे जरा। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन की डेफिनेशन जल्दी से। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन की डेफिनेशन, डेल्टा एल अपॉन एल, ओके। और कुछ, मैं कहूंगा कि आप अभी गलत हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आंसर सही नहीं दिया, आंसर ठीक है, बट चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन फिर से गलत। नक्शा जी, मैं अभी स्ट्रेन पूछ रहा हूँ, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है।
परसेंटेज डिफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परसेंटेज डिफॉर्मेशन। बट एक अभी भी प्रॉब्लम है, सेंस सही जा रहा है आपका मनीषा रावत, सेंस सही जा रहा है, बट एक अभी भी छोटी सी प्रॉब्लम है। डिफॉर्मेशन इन बॉडी, एलोंगेशन ऑफ मटेरियल, सब गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। स्ट्रेन इज दी परसेंटेज, बहुत सही जा रहे थे आप मनीषा, बट आपने एक छोटी सी गलती कर दी, सीधा उसे डिफॉर्मेशन बोल दिया, सीधा उसे डिफॉर्मेशन बोल दिया। दैट इज द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। अब चेंज किस चीज में, चेंज किस चीज में, शिफ्टिंग हो रही है या डिफॉर्मेशन डायमेंशन में चेंज हो रहा है, वो चीजें। तो आप अगर इसे परसेंटेज चेंज बोल सकते हो तो दैट इज द स्ट्रेन। बट जो आपने सबने आंसर दिए हैं, सबने आंसर दिए हैं, वो कौन से के आंसर दिए पता है आपने? नॉर्मल स्ट्रेन के जनरली ये वाले आंसर, डेल्टा एल अपॉन एल। जिन्होंने कहा चेंज इन डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेन, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेन। किसी ने भी शियर स्ट्रेन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा स्ट्रेन की डेफिनेशन, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन सिंपल है, परसेंटेज चेंज। फिर परसेंटेज डिफॉर्मेशन में भी फिर वही वाली बात आ गई, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेन हो गया। अब ये जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन के लिए कभी एक आंसर आपसे अगर क्वेश्चन कभी भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि स्ट्रेन क्या होती है, तो सबसे पहले आप एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर कौन सी स्ट्रेन, सर कौन सी स्ट्रेन, पहले ये बताओ। स्ट्रेस की यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या है? लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डीएफ अपॉन डीए, यूनिवर्सल है, कोई इसे गलत नहीं बोल सकता। बट स्ट्रेन की डेफिनेशन आपकी गलत हो सकती है, इसलिए आप पहले ये क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर कौन सी स्ट्रेन। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेन है, अब आपका आंसर सही है, जो आपने लिखा था क्या, चेंज इन डायमेंशन, जिन्होंने ये आंसर लिखा था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्योंकि डायमेंशन तो कुछ भी हो सकती है, डायमेंशन वॉल्यूम भी हो सकता है, डायमेंशन डायमीटर भी हो सकता है, डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज हमारे होती है ये, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन इज दी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इनकी बार बार मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, सीधे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इनकी डेफिनेशन लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, वर्डिंग में लिखवाऊंगा, एरो रेशो ये वो, कोई फायदा नहीं उसका। ट्रांसवर्स स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन में चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन होता ही नहीं है, समझा रखा है ना, चेंज इन डायमेंशन। अब जब टाइम हमने वहां पर दे दिया तो यहां नहीं देंगे अब, ठीक है। अगर आपको समझना होगा तो बता देना अच्छे से, और ठीक है। बट मेरे हिसाब से शायद अभी समझ में आ चुका है वो, चेंज इन डायमेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होगी, इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछूं तो क्या होगी, दिस इज द चेंज इन, जल्दी से आंसर दो, चेंज इन। अगर आपने समझ लिया है उस चीज को जो मैंने अभी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट किया था आपको शियर स्ट्रेन में, शियर स्ट्रेस समझाते हुए उसमें शियर स्ट्रेन की बात की थी, तो चेंज इन क्या होता है, ये चेंज इन शिफ्टिंग, हाँ बोल सकते हो, बट चेंज इन शेप, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया मीनाक्षी, दिस इज दी चेंज इन शेप, सीधा आंसर है ना। मतलब शिफ्टिंग क्या हो रही है, शिफ्टिंग से चेंज इन शेप हो रहा है, ठीक है, चेंज इन शेप, ठीक, यानी कि एंगुलर एंगुलर चेंजेस हो रहे हैं, है ना, एंगल चेंज कर रहा है अपना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चेंज इन शेप, सीधा, ठीक। क्योंकि एंगल अगर हम सीधा बोलेंगे तो एंगल एक हमारा डिफाइंड वैल्यू नहीं आ पा रहा है, बट शेप जो है वो शेप डिफाइंड हो रही है, कि शेप तो हमारी चेंज हो रही है, चेंज इन शेप, ठीक है। जबकि इसमें डायमेंशन चेंज नहीं है, ठीक है, डायमेंशन चेंज नहीं है। यहाँ पर भी शेप चेंज हो रही है बट इसमें डायमेंशन चेंज हो रही है, यहाँ पर भी शेप चेंज हो रही है बट इसमें डायमेंशन चेंज हो रही है, जबकि इसमें शेप चेंज होने पर क्या है, डायमेंशन चेंज नहीं है। तो इसे जनरली हम चेंज इन शेप बोल दिया करते हैं, ठीक है। चलो, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, सॉरी ये तो हो गया कंप्लीट। अब नॉर्मल स्ट्रेन, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अब पहले नॉर्मल स्ट्रेन को कंप्लीट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऋषभ जी आपने जो आंसर दिया था डेल्टा एल अपॉन एल, दिस इज दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का सिंपल में फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, एप्सिलॉन, इसे क्या लिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एप्सिलॉन से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, ठीक है, पूरी सॉम में। एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेंथ में ही क्यों भाई, चेंज, सॉरी ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ऐसा क्यों, इस फिगर से समझो, ऐसा क्यों, इस फिगर से समझ लेते हैं। यहां पर ये फिगर दिख रहा होगा, एक मैंने बार लिए, इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर मान लो या फिर रेक्टेंगल मान लो, चलो रेक्टेंगल मान लेते हैं फिलहाल, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया ऐसे, ठीक है, मुझे अभी इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं, इसका फाइनल फिगर, फाइनल फिगर कैसा आना चाहिए,
क्या इसका फाइनल फिगर ऐसा होगा? क्या इसका फाइनल फिगर ऐसा होगा? क्या इसका फाइनल फिगर ऐसा होगा? समझ में आ रहा होगा? ठीक है, डॉटेड का मतलब है बैक साइड वाली एज है। ठीक है, तो फाइनल फिगर इसका ऐसा होगा। यस, ठीक है, हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ गुप्ता, इट इज चेंज इन शेप ड्यू टू वेरिएशन एंगल नॉट इन डायमेंशन। ठीक है, तो इसका फाइनल फिगर ऐसा होगा। इस फिगर में हमने एज्यूम क्या किया है? इस फिगर में हमने एज्यूम क्या किया है यार? सोम में ना अजम्पशन बहुत चलते हैं और हम रियल से इसको बिल्कुल ही साइड कर देते हैं। हमने एज्यूम क्या किया है? क्योंकि आपका दिमाग उधर भागना चाहिए जो चीजें हमने एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसमें हमने एज्यूम क्या किया है, कोई बता पाएगा? आपका जो व्यू होता है ना, सोचने की जो थिंकिंग होती है, वो हर तरफ चलनी चाहिए, वो एक तरफ ही नहीं रहनी चाहिए। एज्यूम क्या किया है इसमें? आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, और ये क्या कब हो रहा है? जब फोर्स आप लगा रहे हो, पता लगा फोर्स लगा ही नहीं है और आपने दे दिया। दिस इज द नॉर्मल फोर्स। अभी इसका पी का मीनिंग भी समझाऊंगा। नहीं पहुंच पा रहे हो? क्या एज्यूम किया है? नहीं पहुंच पा रहे हो? ठीक है, वॉल्यूम ये वो सारी चीजें नहीं बोलना। ठीक है, अजम्पशन क्या है? अजम्पशन है ये वाला। मुझे पता था शायद आप उस साइड देख भी नहीं रहे होंगे। अजम्पशन है ये वाला। क्या रियल में, सोचिएगा, क्या रियल में ये चीज फिक्स सपोर्ट पर कभी ऐसे हो सकती है? क्या रियल में ये फिक्स सपोर्ट पर अपने आप को ऐसे करके लेके जा सकती है? यस और नो? कभी नहीं। तो अजम्पशन और क्या ले लिया हमने? इस तरह का। और उसके बाद हमने हर एक पॉइंट को कैसे माना? ऐसे। जबकि रियल में हमेशा कैसे होगा? रियल में हमेशा ये शेप कुछ ऐसे होगी। रियल में हमेशा ये शेप कुछ ऐसे होगी, इस तरह से जा रही होगी, क्योंकि फिक्स सपोर्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो फिक्स सपोर्ट की डायमेंशन है वो सेम रहती है। ठीक है, जो फिक्स सपोर्ट की डायमेंशन है वो सेम रहती है। ठीक है, जबकि यहां हमने इसमें क्या सेंस लिया? ये वाला, है कि नहीं? बस मुझे ये आपको थोड़ा सा इधर की तरफ लेके आना था, है ना? ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाँ भाई ये चीजें आपको बहुत याद रखनी है, बस आपके सेंस, आपके मोटिव को थोड़ा सा इधर भी आना था। अब जरा लेके चलते हैं क्या नॉर्मल। ये मैंने कहा कि ये नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर आता है। नॉर्मल का मीनिंग क्या है? स्ट्रेन में नॉर्मल का मीनिंग क्या है? स्ट्रेन में नॉर्मल का मीनिंग नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है, गलती मत करना। स्ट्रेन में नॉर्मल का मीनिंग है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। इस नॉर्मल फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट आर दी नॉर्मल स्ट्रेन्स। इस नॉर्मल फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेन, वर्डिंग समझो, इस नॉर्मल फोर्स की वजह से जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही हैं वो सबके सब नॉर्मल स्ट्रेन कहलाती है। अब एक बात बताइए, जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर नॉर्मल है या नहीं है? ठीक है, इनिशियली ये यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगा रखा था ऐसे करके, तो ये नॉर्मल फोर्स ही तो था। रेफरेंस हमारे लिए ये थी, इस रेफरेंस के नॉर्मल फोर्स था, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन आने वाली है। उस नॉर्मल स्ट्रेन का फर्स्ट पार्ट है मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर वर्डिंग ध्यान से समझो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन इन द सेंस ये हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, बट मैं वर्डिंग उस सेंस में लेके चल रहा हूं नॉर्मल फोर्स की, कि अगर नॉर्मल फोर्स लग रही है मटेरियल में, लेंथ वाइज जो चेंज हो रहा है, that is the simply percentage change in length. Percentage change in length due to एक normal force. Due to normal force. Percentage change in length due to normal force is known as longitudinal strain. Percentage change in length due to normal force is known as longitudinal strain. बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया? longitudinal strain। तो चेंज हमारे पास मान लीजिए L ओरिजिनल थी, चेंज कितना हो गया? डेल्टा L। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, ये जब स्मॉल करूंगा तो ठीक से दिख जाएगा, डेल्टा L अपॉन L। अब जरा चलते हैं लेटरल की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल में कुछ और हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको समझ में आ रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं लेटरल की तरफ। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल वर्ड आप समझते हैं कैसे? ट्रांसवर्स से, बट नहीं, मैंने आपसे बोला था कि ट्रांसवर्स मीनिंग नहीं होता लेटरल का। ठीक है, लेटरल का मीनिंग क्या होता है? लेटरल इज डिफाइंड एज दी, लेटरल जो टर्म है, इट इज डिफाइंड एज द इन सोम, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर टू द फोर्स। perpendicular to the force. Lateral is simply defined as the insome perpendicular to the force. जो सरफेस है वो perpendicular to the force होगा। अगर फोर्स मेरी ये है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो लेटरल क्या हो गया? ये वाला। अगर फोर्स मेरी ये लग रही है, अगर फोर्स मेरी ऐसे लग रही है, तो लेटरल क्या हो गया?
ये वाला ध्यान से समझना। अगर फोर्स मेरी ऐसे लग रही है तो लेटरल क्या है ये, जबकि ट्रांसवर्स हम जनरली कौन सा वाला डायरेक्शन मानते हैं, ये वाला। ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैंने रेफरेंस ये भी मान रखा था तो ये मेरा रेफरेंस ही मेरा लेटरल नहीं होगा। अगर पी फोर्स ऐसे लग रही है तो लेटरल ये है। समझ गए इस चीज को? ठीक है, तो लेटरल क्या है, परपेंडिकुलर टू दी फोर्स। ठीक, अब परपेंडिकुलर टू दी फोर्स, तो अब यहां पर समझो फोर्स कौन सा है, नॉर्मल। फोर्स कौन सा था, नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये सरफेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो गई, ये सरफेस। अब इस सरफेस में क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन, यह डायमेंशन कौन कौन सी है, यहाँ पर डायमेंशन इनिशियली ले लो ऐसे, यहाँ पर डायमेंशन ले लो, ये हो गई मान लीजिए बी, और ये हो गई मान लीजिए एच। ठीक है, ये बी हो गई, ये एच हो गई। तो चेंज इन डायमेंशन कितना हो रहा है, ये हो रहा है, यहां पर देखिएगा अगर मैं एच के हिसाब से देखूं तो दिस इज दी डेल्टा, सॉरी दिस इज दी, यार ये भी कलर गड़बड़ हो रहा है, एक से ये दिस इज दी डेल्टा एच वाई टू, ऐसे बोल दिया मैंने। और ये भी क्या हो गया नीचे वाला, डेल्टा एच वाई टू। एच वाई टू क्यों बोला, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा एच वाई टू, डेल्टा एच वाई टू। ऐसे ही आप इस चीज को भी देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज दी डेल्टा, ये वाला दिस इज द डेल्टा बी वाई टू, है ना। एंड जो बैक साइड में ये वाला होगा, दिस इज द डेल्टा बी वाई टू। ये चीज समझ में आ रही है नहीं, विथ वाइज जितना चेंज हो रहा है वो ऐसे दिखेगा, हाइट वाइज जितना चेंज हो रहा है वो ऐसे दिखेगा। तो अब अगर मैं लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन लूं, ये चीज समझ में आ गई, बताइए यस और नो, ये चीज समझ में आ गई। ऋषभ जी आपको मैं क्वेश्चन ले लेता हूं पहले, बस ये पहले ये बता दीजिए ये चीज समझ में आया या नहीं, सभी को क्लियर है? ओके गुड गुड, ठीक। चलो मैं आपका पहले क्वेश्चन ले लेता हूं। सर जब हम पी फोर्स लगाएंगे उसे भी तो फिक्स करके लगाना पड़ेगा प्योर क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो वहां भी चेंज नहीं होगा, होना चाहिए डायमेंशन में, क्या पूछना चाह रहे हो? सर जब हम पी फोर्स लगाएंगे उसे भी तो फिक्स करके लगाना पड़ेगा, पी फोर्स लगा रहे हैं, फिक्स किया था ऑब्वियस है, तभी तो हमारे पास रिएक्शन आई। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहे हो, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में। ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो लगा रहे थे वो फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां भी चेंज नहीं होना चाहिए डायमेंशन में। कहां पर चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए। फ्री एंड में भी डायमेंशन में, फ्री एंड में डायमेंशन में चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि फ्री एंड में डायमेंशन में चेंज नहीं होगा? कौन सी चीजें यहाँ पर रोक रही हैं इसे? एक बात सोचिएगा, फिक्स एंड पर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एक्चुअली फिक्स एंड अभी समझाया नहीं आपको मैंने अच्छे से। फिक्स एंड पर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? ये फिक्स एंड है, ये रहे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक बात बताइएगा, ये जो चेंज हो रहा है, अच्छी बात है कि आपके माइंड में ये वाली चीज चली, समझो जरा इस चीज को। ये फिक्स एंड के मॉलिक्यूल हैं, आपने दूसरी कोई एक बॉडी को इसके साथ फिक्स किया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स अब नए आए हैं ये हैं बॉडी के मॉलिक्यूल। सोचो जरा, ये हैं बॉडी के मॉलिक्यूल्स, ऐसे समझ रहे हो, ये हैं बॉडी के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे, ये तो ये वाली जो नई शेप आई है ये किसी बॉडी का ये रेफरेंस सेक्शन है, ऐसे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मेरा रेफरेंस सेक्शन है, ऐसे ये मेरा रेफरेंस सेक्शन है। तो जो ये बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस फिक्स सपोर्ट से बॉन्डिंग के साथ अटैच्ड है। बॉन्डिंग हो रही है हमारी, ये वाली बॉन्डिंग हो रही है, ये वाली ये हमारी बॉन्डिंग है इन दोनों एटम्स के बीच में, इनके बीच में ये हमारी बॉन्डिंग है, ऐसे इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्डिंग है। अगर ये बॉन्डिंग मेरी फिक्स सपोर्ट से है तो क्या फिक्स सपोर्ट के मॉलिक्यूल्स टूट सकते हैं? यानी कि फिक्स सपोर्ट के मॉलिक्यूल्स क्या डिफॉर्म हो सकते हैं? कभी नहीं। जो हम फिक्स सपोर्ट लेते हैं उसके मॉलिक्यूल्स कभी डिफॉर्म नहीं होते हैं। डिफॉर्म क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट डिफॉर्म होगा, तो वो डिफॉर्म इस वाले पार्ट में नहीं होगा जहां से वो फिक्स्ड है। जहां से वो फिक्स है वो कभी रियल में डिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट से हमारे ये वाले मॉलिक्यूल हमेशा अटैच हैं ऐसे। जो येलो कलर की जो ये बॉडी है ये इस पिंक कलर की बॉडी से हमेशा बॉन्डेड है, इसका मतलब यहां से चेंज नहीं होगा, जबकि यहां तो चेंज हो सकता है ना, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो किसकी है? वो खुद ही मटेरियल के मटेरियल से है। यहाँ बॉन्डिंग जो है वो खुद ही मटेरियल के मटेरियल है, मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट
इसका मतलब है पॉइजन्स रेशियो, और इसका मतलब है यहाँ पर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वो कैसा चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने कल समझाया था कि अगर किसी चीज को खींच रहे हो तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक है, जबकि यहाँ मटेरियल दो हैं अलग अलग। एक मटेरियल है फिक्स सपोर्ट का, तो एक मटेरियल है आपकी इस रियल बॉडी का, और उस फिक्स सपोर्ट को हम आइडियली कैसा मानते हैं, एकदम रिजिड, कि उसके मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब बताइए ऋषभ जी, क्लियर हुआ या नहीं? पी फोर्स कैसे लगाते हैं आपके इस बॉडी पर? पी फोर्स कैसे लगाते हैं? पी फोर्स कैसे लगाते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था, ये जब मैंने लोड समझाया था, जब मैंने लोड समझाया था तो ये बोला भी था मैंने आपसे कि हम क्या मान के चलते हैं, ये जो है ये एक छोटा सा ऐसे मान के चलो, जैसे होती है ना निडल टाइप से, तो निडल लगा लो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो और खींचो। दिस इज द एज्यूम्ड पी फोर्स, दिस इज द एज्यूम्ड पी फोर्स। ठीक है, और रियल पी फोर्स कैसे होता है? रियल पी फोर्स है तो ऐसे, सरफेस फोर्स मैंने लगाया इसकी इस वाली सरफेस पर, ऐसे इधर की ओर। नेट फोर्स क्या है मेरा? इधर की ओर। तो जो ये नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, ये क्या कर रहा है? इस मटेरियल में टेंशन दे रहा है, इस मटेरियल में टेंशन दे रहा है। बट जो मॉलिक्यूल्स मेरे अंदर आ रहे हैं उन पर शियर आ रही है, जो मॉलिक्यूल्स को मैं पकड़ रहा हूं उन पर शियर आ रही है, बट नेट इफेक्ट क्या है इस पर? टेंशन। ये बॉडी है, ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं। ठीक है, तो मेरा नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या है? इस तरह से टेंशन का। ठीक है, चलिए उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया। हम कहां से कहां पहुंच गए, ध्यान दो। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको ये चीज क्लियर हो गई थी। लेटरल स्ट्रेन अब मैं समझाने वाला था, आपने पहले ये बताइए मुझे, बी का चेंज हो गया डेल्टा बी बाई टू, डेल्टा बी बाई टू, एच का चेंज हो गया डेल्टा एच बाई टू, डेल्टा एच बाई टू, और एल में चेंज हो गया डेल्टा एल। क्या ये फिगर सही समझ में आ गया आपको? पहले इतना बताओ, क्या ये फिगर यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद मैं लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है सिद्धार्थ गुप्ता, गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है भरत ठाकुर, ठीक है शुभम। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेटरल स्ट्रेन है ना, इसे मैं स्मॉल कर देता हूँ। है ठीक, अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे लेटरल स्ट्रेन की, तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी यहाँ से? लेटरल स्ट्रेन समझा रहा हूँ यहाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगले स्लाइड में समझा दूंगा। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? चेंज इन, चेंज इन डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन? लेटरल डायमेंशन। लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या हो गई? चेंज इन, चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। अब लेटरल डायमेंशन कौन कौन सी है? एक है विथ वाइज, एप्सिलॉन बी बोला मैंने इसे, एक है विथ वाइज एप्सिलॉन बी। ठीक है, वो क्या होगी? चेंज इन लेटरल डायमेंशन। कितना है बी में? बी में कितना है चेंज? डेल्टा बी है ना। टोटल कितना चेंज है? डेल्टा बी। डेल्टा बी बाई टू नहीं करेंगे, मैंने इसीलिए यहाँ पर अलग अलग दिखाया था। डेल्टा बी टोटल हो गया, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेटरल, ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन क्या थी? बी। दिस इज द लेटरल स्ट्रेन। बट क्या ये सिर्फ एक ही रहेगी रेक्टेंगुलर सेक्शन में? नहीं, दूसरी भी होगी। दूसरी कौन सी होगी? एप्सिलॉन हाइट वाली, हाइट वाली। ठीक है, एप्सिलॉन हाइट वो कितनी होगी? डेल्टा एच अपॉन एच, डेल्टा एच अपॉन एच। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मुझे बताइएगा, क्या मेरा एप्सिलॉन बी बराबर होगा एप्सिलॉन एच के, या फिर एप्सिलॉन बी बराबर नहीं होगा एप्सिलॉन एच के? सोचो जरा। आप कहोगे सर क्या सोचें, तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में ऐसे आएगा। कैसे आएगा? जब आप परसेंटेज को सोचोगे। मैंने क्या बोला? दिस इज द परसेंटेज चेंज। तो एप्सिलॉन बी क्या है? परसेंटेज चेंज। मान लीजिए 10 मीटर है, मान लीजिए ये इधर वाला 20 मीटर है, तो आपने क्या किया? 10 मीटर को कितना परसेंटेज चेंज किया? 10 मीटर में कितना परसेंटेज चेंज हुआ? दैट इज द लेटरल विथ में चेंज, दैट इज द लेटरल विथ में चेंज। तो 10 मीटर का मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 10% है, तो 10% क्या हो गया? मतलब 1 मीटर का चेंज। ठीक है, तो मतलब 9 मीटर यहाँ बचा है ये वाला। ठीक है, और 1 मीटर कम हो गया, तो 1 मीटर कम हो गया डिवाइडेड बाई 10। 1 मीटर डिवाइडेड बाई 10, 10 मीटर, तो कितना आ जाएगा? 0.1, मतलब 10%। ठीक है, तो एप्सिलॉन बी अगर यहाँ 10% है तो ये वाली चीज होगी। परसेंटेज में सोचो, है ना। हाइट हमारी कुछ भी हो सकती है, हाइट मैंने 20 ले रखी है। ठीक है, हाइट मैंने 20 ले रखी। अब जरा बताइए मुझे आंसर, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या मेरी एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन एच के बराबर होगी, या फिर एप्सिलॉन बी मेरी एप्सिलॉन एच के बराबर नहीं होगी? अगर बी इक्वल टू एच होगी तो इक्वल होगा, बस यही थोड़ा सेंस गड़बड़ हो रहा है। बी इक्वल टू एच होगी तो इक्वल होगा, तो इक्वल होगा, वो तो हमारा स्क्वायर बन गया। बी इक्वल टू एच तो हमारा स्क्वायर बन गया। मैं तो रेक्टेंगल के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर में तो आप सीधा बोल ही दोगे। ठीक है, इक्वल होगा। इसका कोई आंसर बता पाएगा क्यों इक्वल होगा?
इसका कोई आंसर बता पाएगा क्यों इक्वल होगा? बहुत बढ़िया मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। ये है पॉइजन रेशो की वजह से, ये है पॉइजन रेशो की वजह से, क्योंकि पॉइजन रेशो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल डायरेक्शन चाहे मेरी विड्थ की हो चाहे मेरी हाइट की हो, जो मेरा अरेंजमेंट है वो सिमिलर रहेगा, जो मेरा अरेंजमेंट है वो सिमिलर रहेगा हमेशा। ठीक है, विथ वाइज पॉइजन रेशो अलग नहीं होता, हाइट वाइज पॉइजन रेशो अलग नहीं होता, कि पॉइजन रेशो इज दी मटेरियल प्रॉपर्टी। वो विथ वाइज नहीं डिपेंड करता, वो हाइट वाइज नहीं डिपेंड करता। ठीक है, पॉइजन रेशो जो है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वो हमेशा सेम होगा। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज है वो चाहे हाइट में हो चाहे विथ में हो हमेशा सेम होगी। इसको मैं मैथ से प्रूफ भी करूंगा, इसको मैं मैथ वाइज प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ सेंस समझा रहा हूं। क्लियर? तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया कि एप्सिलॉन बी इक्वल टू एप्सिलॉन एच। मैथ वाइज अभी प्रूफ करूंगा, पहले पॉइजन रेशियो समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हेयर बस ये लिख लीजिएगा, हेयर एप्सिलॉन बी इक्वल टू एप्सिलॉन एच। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, एक फिगर और ले लेते हैं इसका। ठीक है, एक फिगर और ले लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये इसी का फिगर था जो मैंने अलग से बना रखा था। ठीक है, यहां पर एक फिगर और ले लेते हैं, किस चीज का? इसका। ठीक है, ये मेरे पास है एक सर्कुलर रोड, इसको मैंने यहां पर फिक्स कर लिया, पी फोर्स ऐसे लगा दिया, डायमीटर थी इसकी डी, डायमीटर थी डी। तो अब बताइए चेंज इन जो लेटरल स्ट्रेन है वो क्या होगी? इसमें लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डी, डायमीटर में चेंज। कितना डायमीटर में चेंज? डेल्टा डी अपॉन डी। क्या यहाँ पर दो तीन स्ट्रेन आ रही है लेटरल वाली? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? एक स्ट्रेन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर के लिए कितनी स्ट्रेन होती है? दो। ठीक है, स्क्वायर के लिए कितनी होती है? दो। ठीक है, और इसके लिए कितनी होती है? एक। सर्कुलर के लिए कितनी है? एक। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेम होता है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो डेल्टा डी अपॉन डी, यही हम जनरली यूज करते हैं फॉर्मूला। दिस इज द लेटरल, दिस इज द लेटरल। अब मुझे एक आंसर दीजिएगा, ये जो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर आपने पढ़ी है, ये जो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पर आपने पढ़ी है, ठीक है, ये लेटरल स्ट्रेन ये किस फोर्स की वजह से है? बताओ, लेटरल स्ट्रेन कौन सी फोर्स की वजह से है? लेटरल फोर्स की वजह से। लेटरल स्ट्रेन कौन से फोर्स की वजह से है? लेटरल फोर्स की वजह से। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन कौन से फोर्स की वजह से? नाम बताओ। लेटरल फोर्स नहीं, नॉर्मल फोर्स। लेटरल इज द सिंपल डायरेक्शन, गलती मत करो। लेटरल स्ट्रेन जो है लेटरल फोर्स की वजह से नहीं है, लेटरल स्ट्रेन नॉर्मल फोर्स की वजह से है, सिर्फ और सिर्फ लेटरल डायरेक्शन में ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स, ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। पर्टिकुलर फोर्स की जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें जो चेंज हो रहा है दैट इज द सिंपली लेटरल स्ट्रेन, ना कि किसी लेटरल फोर्स की वजह से होने वाली स्ट्रेन। ठीक है, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लेटरल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा मैंने व्हाइट कलर में देख रखा था, थोड़ा आज इसको हम देख लेंगे। ठीक है, अगर इतना हो पाएगा कवर तो। ठीक है, चलो, तो अभी हम बात कर लेते हैं बेसिकली ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन की बात हो गई है एक तरह से कंप्लीट। अब चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गई? चेंज इन एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू चेंज इन, उम्मीद आप समझ चुके होंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या? यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी ये है, ठीक है, एक बॉडी ये हो गई, ठीक है, उस पर मैं क्या लगाऊंगा? शियर फोर्स? मतलब ही नहीं है। शियर फोर्स लगाने से क्या होगा? डायमेंशन चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं, शेप चेंज होगी, बस एंगल चेंज होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इस पर मैं क्या लगा रहा हूं? नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स का मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेके चला, ये वाला, हर तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा, सॉरी इक्वल फोर्सेस लगा रहा हूं, और साथ ही कैसे होंगे? अब यार बार बार मेरे से मत पूछना, अंडरस्टूड है ना? इस पी फोर्स को हमने पीछे भी लगा रखा है, इस पी फोर्स को हमने नीचे भी लगा रखा है, इस पी फोर्स को हमने बैक साइड लगा रखा है। बार बार मत लिखवाया करो यार प्लीज। ठीक है, तो ये हो गया पी फोर्स। अब इन पी फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा होगा? वॉल्यूम हो रहा होगा इंक्रीज, हो रहा होगा ना? थोड़ा सोच पा रहे हो? वॉल्यूम हो रहा होगा इंक्रीज, क्योंकि डायमेंशन होंगी चेंज। बट ये जो डायमेंशन हो रही है अगर इंडिविजुअली देखोगे तो इंडिविजुअली क्या हो रहा है? अगर ये लेंथ मान लो, ये हाइट मान लो, और ये विड्थ मान लो, तो आपके हिसाब से क्या दिख रहा है? कि लेंथ भी चेंज है ना, एल प्लस डेल्टा एल, बी भी चेंज, बी प्लस डेल्टा बी, एच भी चेंज, एच प्लस डेल्टा एच। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज द सिंपली डेल्टा वी अपॉन में वी। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन में
बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है। चल, तो एप्सिलॉन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, या फिर दूसरी तरह से ये भी हो सकता है, ये तो हमारा टेंशन वाला सेंस हुआ, ये हमारा कुछ ये वाला सेंस भी हो सकता है। कौन सा? दोनों सेंस जरूरी है समझाने, जिससे कि व्यू थोड़ा सा क्लियर रहे। अगर फोर्सेस में ऐसे लगा दूं, अभी सेम लगा रहा हूं, बस गलती ये कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल फिगर हो गया वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, छोटा हो गया, ये हो गया छोटा। तो ये मेरा फाइनल फिगर है, इसमें मेरा पी फाइनल फिगर है, ये मेरा फाइनल है, जबकि इसमें मेरा ये फाइनल है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। ये भी किसकी वजह से आया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसकी वजह से आ रही है? वॉल्यूमेट्रिक फोर्स की वजह से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसकी वजह से आ रही है? वॉल्यूमेट्रिक फोर्स की वजह से नहीं, नॉर्मल फोर्सेस की वजह से। नॉर्मल फोर्सेस, उन्हें भले से वॉल्यूमेट्रिक फोर्सेस बोल सकते हैं, मतलब वॉल्यूम वाइज जो फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, बट नॉर्मल का सेंस है, कोई शेयर वेयर का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो, तो ये चीज हो गई, ये सेंस समझ में आ गया। ठीक है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें आगे भी देखनी पड़ेगी बार बार, बल्क मॉडुलस से रिलेट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी स्ट्रेन्स की बातें हो गई, स्ट्रेन्स की बातें समझ में आ गई। सॉरी, अभी शियर स्ट्रेन और रह गई है। शियर स्ट्रेन क्या है? शियर स्ट्रेन आपने समझी हुई है, इसके लिए मैं अलग से और स्लाइड जोड़ लेता हूँ यहाँ पर। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या है आपको मैंने समझा रखा है, उम्मीद है कि आपको मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो शियर स्ट्रेन क्या है? शियर स्ट्रेन है हमारे पास सिंपली ये चेंज इन शेप। आपको मैंने ये छोटे छोटे व्यू भी समझा दिए हैं, तो उम्मीद है मुझे फिर से ये बताने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए कि कहाँ हमने अजम्पशन लिए थे और कहाँ पर रियल था, है ना। तो उम्मीद है आपने ये सारी चीजें पढ़ भी ली होंगी और आपने देख भी ली थी। ये डी डैश, तो जो 10 फाई है मेरा, वो क्या था? सी सी डैश अपॉन में ए सी। ठीक है, ये भी मान लो, तो ए सी। ठीक है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारी डेल्टा अपॉन एल आ गई थी, जबकि ये था हमारा शिफ्टिंग। तो मतलब क्या था ये? ओनली चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, नोट इन डायमेंशन। बताइए और कुछ करना है इसमें? शियर स्ट्रेन में, शियर स्ट्रेन की जो सिंपल मीनिंग है वो समझ में आ गई या नहीं? मैं बस सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात करूंगा, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन कन्वेंशन, ठीक है, उनकी बात करूंगा। यहां तक ये समझ में आ गया था, इसे फिर से तो नहीं बताना है। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन किसकी वजह से आई थी? फोर्स, कौन सा वाला? शियर फोर्स। शियर स्ट्रेन किसकी वजह से आ रही है? शियर फोर्स की वजह से। और ये चीज हमारी बन के आ रही थी। बता दो भाई, एक बार समझाना है क्या फिर से? मुझे नहीं लगता जरूरत है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, गुड। चलो फिर, हाँ, साइन कन्वेंशन देख लो। साइन कन्वेंशन ऑफ, साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेन, सिंपल, सिर्फ शियर स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। साइन कन्वेंशन कैसे, ये चीज समझिएगा। यहां पर ये मेरे पास रेफरेंस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इस पर मैं 2D फिगर लेके चल रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, एक स्क्वायर टाइप से कुछ ये फिगर ले लिया। ठीक है, इस पर जब मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ, तो फोर्सेस की वजह से शियर स्ट्रेस आ रही है, ये आ गई। दिस इज द टाउ वाई एक्स, दिस इज द टाउ एक्स वाई, दिस इज द टाउ वाई एक्स, दिस इज द टाउ एक्स वाई। कहीं समझ में ना आए तो पूछ लेना तुरंत। यहां इस बॉडी को, इस बॉडी को जब मैं टाउ के साथ में ऐसे लेके जा रहा हूं, ये कहां से प्रोड्यूस होती है सबसे समझा दिया है। ठीक है, डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मतलब जो चेंज इन शेप हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो भी समझा दिया था। तो इसकी शेप जो साइन कन्वेंशन में मैं लेके चल रहा हूँ, इस चीज को मैं मानता हूं पॉजिटिव, कि ये शेप जा रही है कुछ ऐसे। डायमेंशन सेम रखनी है, डायमेंशन सेम रखनी है। कुछ गड़बड़ हो तो बताना अपने माइंड में। डायमेंशन अभी भी सेम है। अगर ये एल थी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। डायमेंशन सेम है। शेप ऐसी हो जाएगी या नहीं? यस और नो? शेप ऐसी हो जाएगी, क्लियर है? यस, क्लियर है, शेप ऐसी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस। मैं लेके चलता हूं इसे पॉजिटिव, निगेटिव भी हो सकता है, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। यहां पर एक बात बताइए, एंगल क्या है? ये एंगल मेरा कितना होगा? ये फाई होगा या कुछ और होगा? देखते हैं भाई कितना आप सोच पा रहे हो। ये फाई होगा या कुछ और होगा? ये फाई होगा या कुछ और होगा? देखते हैं कोई बता पाएगा इसे तो। बहुत बढ़िया दिव्यांशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो सभी समझ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दिस इज द 5/2, ना कि 5, दिस इज द 5/2। उम्मीद है आपको फिर तो मुझे समझाने की दिक्कत ही नहीं है कुछ, क्योंकि आप समझ चुके हो कि ये चीज हमने रेफरेंस हमने घुमा दी है।
कि रेफरेंस हमने घुमा दी है, क्योंकि अगर हम इस चीज को 5 बोला करते थे तो रेफरेंस हमारी फिक्स हुआ करती थी, जबकि यहाँ पर हमने उस चीज को क्या ले लिया है, जो हमने रेफरेंस येलो कलर से दिखाई थी उसे मैंने ब्लू कलर से ऊपर की तरफ उठा दिया। तो जितना ऊपर की तरफ ये इधर से उठ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5/2 इधर बच रहा है, ये 5/2 इधर बच रहा है, ऐसे जाके उठा दिया ना हमने, तो 5/2 इधर बच रहा है, तो 5/2 इधर बचेगा, 5/2 इधर बचेगा, है कि नहीं, तभी तो वो टोटल 5 हो जाएगा ना। ठीक, तो ये हमारे लिए हो गया 5/2 वाला कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक बात बताइएगा, अगर ये 5/2 वाला कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हो, आप स्ट्रेन कितनी लिखोगे, 5/2 लिखोगे या 5 लिखोगे, शियर स्ट्रेन कितनी लिखोगे, 5/2 या 5, शियर स्ट्रेन कितनी हो रही है इसमें, 5/2 या 5, वेरी गुड 5, शियर स्ट्रेन कितनी हो रही है 5, ना कि 5/2, शियर स्ट्रेन कितनी है 5, आपको दिख रहा है ना कितना चेंज हुआ एंगल में 5, शेप में कितना चेंज हुआ नेट 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चेंज इन स्ट्रेन हो रहा है, शियर स्ट्रेन हो रहा है, दैट इज द 5, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन जो है वो 5 है, जबकि यहाँ 5/2 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक 5/2 इस 5 की जगह ये 5/2 में मतलब एक तरह से पार्टीशन हो रहा है इनका, ऐसा क्यों, तो हम इसी चीज को ऐसे समझते हैं कि जो टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, जो टाउ वाई एक्स है और टाउ एक्स वाई है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो क्या होता है कि अगर मैं एक इस वाले 5/2 की बात करूं तो ये किसकी वजह से आ रहा है, टाउ वाई एक्स की वजह से, सेंस समझिएगा, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। इस टाउ वाई एक्स की वजह से कौन सा वाला 5 आ रहा है 5/2, इस टाउ एक्स वाई की वजह से कौन सा वाला 5 आ रहा है 5/2, दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिंपल एक तरीका समझाया, टाउ वाई एक्स की वजह से ये वाला पार्ट आ रहा है, टाउ एक्स वाई की वजह से ये वाला पार्ट आ रहा है ना, और रियल में भी यही चीज थी, यहां पर क्या था टाउ वाई एक्स, यहां पर क्या लग रहा था टाउ एक्स वाई, तभी तो ये फिगर ऐसे जा रहा था फाई के साथ। तो ये जो फाई कंट्रीब्यूट किया है वो इन दोनों स्ट्रेसेस ने एक साथ किया है। तो यहां पर अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियस है इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल फाई की वैल्यू कितनी होगी, इंडिविजुअल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के इंडिविजुअल की वजह से कितनी एंगल की वैल्यू होगी, एक एक टाउ वाई एक्स कितना फाई प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, एक टाउ वाई एक्स कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है 5/2, बहुत बढ़िया, मतलब समझते चल रहे हो साथ में, एक टाउ वाई एक्स कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है 5/2, एक टाउ एक्स वाई कितना एंगल प्रोड्यूस कर रहा है 5/2, बस इस टाउ वाई एक्स की वजह से हम क्या बोल देंगे इसका नाम, इस टाउ वाई एक्स की वजह से इसका नाम बोल देंगे 5/y(x)(y)2 और टाउ एक्स वाई की वजह से क्या नाम बोल देंगे 5/x(y)(y)2, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस इज दी फाई, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये, दिस इज दी फाई वाई एक्स, this is the phi yx(y)(2) and this is the phi xy(y)(2), क्लियर हो रहा है, दिस इज द phi yx(y)(2) and this is the phi xy(y)(2) क्योंकि वो टाउ xy की वजह से हो रहा है। ये नाम क्यों लिखवाए मैंने, अब इस चीज को समझिएगा, ये है साइन कन्वेंशन कौन सा वाला पॉजिटिव, एक निगेटिव साइन कन्वेंशन और दिखा देता हूं बस, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव साइन कन्वेंशन एंड निगेटिव साइन कन्वेंशन हो गया ये, अब बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, निगेटिव को समझ में आ चुका होगा। ये मेरे पास इनिशियल फिगर हो गया, इस इनिशियल फिगर को चेंज करो, तो चेंज किया मैंने निगेटिव सेंस में ऐसे जाएगा, ये थोड़ा फिगर टफ हो जाता है बनाना, ठीक है, ये दिस इज द फिगर, ठीक है। आप कहोगे यार इससे लेंदी कैसे जा रहा है, इससे लेंदी नहीं जा रहा, वो इधर की तरफ आ रहा है, इस वजह से इधर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारे पास एंगल हुआ, दिस इज दी फाई, इसका नाम क्या होगा, अब यहाँ सीधा बताओ मुझे, ये हमारे पास टाउ एक्स वाई था, ठीक है, ये हमारे पास टाउ वाई एक्स था, बाकी सब जगह भी होगा टाउ वाई एक्स एंड टाउ एक्स वाई होगा, इसका नाम बताओ मुझे, ये कितना होगा फाई, ये कितना होगा, अगर आप पहली चीज समझ चुके हैं तो उससे रिलेट कर सकते हो, एक्स वाई वाई एक्स का नाम भी लिखो, ये कितना होगा, इसका नाम क्या होगा मेरा, सेंस समझ के देखो, इस पर क्या क्या लग रहा होगा, इस पर टाउ एक्स वाई है तो इस पर टाउ एक्स वाई होगा, ठीक है, और इस पर क्या होगा टाउ एक्स वाई, है ना, इस वाली ग्रीन पर क्या हो जाएगा टाउ वाई एक्स, इस वाली ग्रीन पर क्या हो जाएगा इधर की ओर टाउ वाई एक्स,
है ना, ये सॉलिड फिगर ही तो है ना, सॉलिड फिगर है ना ग्रीन वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फाई एक्स वाई या वाई एक्स। यार आपने मिक्स कर दिया है, मीनाक्षी जी एंड सिद्धार्थ जी आपने मिक्स कर दिया। बताओ जल्दी से, फाई वाई एक्स होगा इसका नाम या फाई एक्स वाई होगा? मीनाक्षी जी क्लियर करो इस चीज को, ये क्या होगा, फाई एक्स वाई होगा या फाई वाई एक्स होगा? दैट इज दी फाई एक्स वाई वाई टू, क्योंकि ये एक्स वाई की वजह से फाई एक्स वाई वाई टू। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाई एक्स वाई वाई टू एंड दिस इज दी फाई वाई एक्स वाई टू एंड दिस इज द नेगेटिव साइन कन्वेंशन। मैंने ये चीज क्यों समझाई है, मैंने ये चीज क्यों समझाई है, क्योंकि आपको यहां से समझ में आ रहा है कि एक टाउ एक्स वाई फाई एक्स वाई वाई टू प्रोड्यूस करता है, एक टाउ वाई एक्स मतलब उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस टाउ फाई वाई एक्स वाई टू प्रोड्यूस करती है, और टोटल स्ट्रेस हमारी फाई टोटल आ रही है। ठीक है, उसे हम एक्स वाई बोल सकते हैं, उसे हम वाई एक्स भी बोल सकते हैं, वो टोटल आ रही है। तो ये हमने इसलिए समझा था क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये हमने क्यों समझा, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन, बताइए कोई डाउट? अनम्यूट किया हुआ है आपने किसी ने? आई थिंक सो। दिव्यांशु कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, हाँ तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन, अब जरा एक सिंपल सी बात है, स्ट्रेस वाला रिप्रेजेंटेशन लिख ले पहले। आपने स्ट्रेस वाला रिप्रेजेंटेशन लिखा था 3x3 में, क्या था वो, सिग्मा एक्स एक्स, सॉरी टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, सारी चीजें याद है ना, दिस इज द एक्स फेस वाई फेस जेड फेस, दिस इज द स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन, बार बार नहीं लिख रहा हूं वो सारी चीजें, रिकैलकुलेट करके क्लास किया करो, अपने आप का रिवीजन पहले किया करो उसके बाद क्लास किया करो, इसलिए सारी चीजें पेंडिंग मत छोड़ना, जैसे क्लास ओवर होती है आधा घंटा दिया करो, उसका हर चीज का रिकैलकुलेशन किया करो, ठीक है, पेंडिंग कुछ मत छोड़ना। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास टाउ एक्स सॉरी वाई एक्स, ठीक है, दिस इज दी सिग्मा वाई वाई, दिस इज दी टाउ जेड वाई सॉरी वाई जेड, टाउ वाई जेड, दिस इज टाउ वाई जेड, दिस इज द टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड। अब सिमिलरली स्ट्रेन लिखना, सिमिलरली स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम 5 बोल रहे हैं 3x3, ठीक है, स्ट्रेन को एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं 5 भी बोल सकते हैं, तो एप्सिलॉन बोल के चल लेते हैं अभी, ठीक है, जैसे वहां सिग्मा बोले थे हम, टाउ नहीं बोले, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स से क्या प्रोड्यूस होती है, एप्सिलॉन एक्स एक्स, क्या एप्सिलॉन एक्स वाई होती है कुछ, क्या एप्सिलॉन एक्स वाई को हम लेके चल रहे हैं फिलहाल, कुछ नहीं, ठीक है, एप्सिलॉन एक्स वाई तो सेंस में नहीं है ना, एप्सिलॉन एक्स वाई की जगह क्या है, फाई एक्स वाई वाला सेंस, एप्सिलॉन एक्स वाई की जगह क्या है, फाई एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फाई एक्स वाई, टाउ एक्स वाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फाई एक्स वाई, ओके दिव्यांशु, टाउ एक्स वाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, फाई एक्स वाई या कुछ और, देखते हैं आपने कितना उस चीज पर फोकस किया था, टाउ एक्स वाई की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, फाई एक्स वाई या फाई वाई एक्स या कुछ और, बहुत बढ़िया दिव्यांशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिद्धार्थ, जैसे फाई एक्स वाई है तो एप्सिलॉन एक्स एक्स टाउ एक्स वाई की वजह से क्या हुआ, फाई एक्स वाई वाई टू, टाउ एक्स जेड की वजह से फाई एक्स जेड वाई टू, टाउ वाई एक्स की वजह से फाई वाई एक्स वाई टू, सिग्मा वाई वाई की वजह से एप्सिलॉन वाई वाई, टाउ वाई जेड फाई वाई जेड वाई टू, टाउ जेड एक्स फाई जेड एक्स वाई टू, फाई जेड वाई वाई टू, सिग्मा सॉरी एप्सिलॉन जेड जेड, ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली हायर लेवल एग्जाम्स में मिल जाते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके जो वाई वाई टू वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, मोर सर्किल में भी आएगा, मोर सर्किल ऑफ स्ट्रेन में भी आएगा, वहां कंफ्यूजन रहती है कि आता कहां से, तो जो साइन कन्वेंशन बताया वो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, उसी से ये वाई टू वाला सेंस आता है, उसी से वाई टू वाला सेंस आता है कि एक स्ट्रेस एक स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है, एक स्ट्रेस एक स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है, हम ऐसा सोच के चलते हैं, ठीक, उम्मीद है यहां तक ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेन हो गया है, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इलास्टिक कांस्टेंट्स की तरफ, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ठीक है, अभी मुझे ये बताइए व्हाइट कलर में ठीक भी है या नहीं,
ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो मैं इसे पहले ब्लैक पर लिख लूंगा, ठीक है, और कल फिर इनको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, या तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर लिखने का काम अभी नहीं करवाने वाला आपको, क्योंकि ये जितना भी है लिखने का काम वो मुझे अलग से ही करने में फायदा रहता है, ठीक है, इससे हमारा टाइम भी बच जाता है। ठीक, बताइए क्या करना है। व्हाइट कलर में अगर ठीक लग रहा है तो इलास्टिक कांस्टेंट समझते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, फिर इनको मैं ब्लैक पे लिख दूंगा और फिर आगे चल लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बताइए फिर यहां तक समझ में आया या नहीं। पीडीएफ मैंने भेज दी है आपको, मैंने 4 ग्रुप में, एक सेकंड